यस गाइस, सो ये है गुजरात सेट का 2004 का पेपर है। इससे पहले मैं आपके साथ 2002 और 2003 का जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। सो दिस इज बेसिकली पर्पस में इसका बता देती हूँ, क्योंकि गुजरात सेट 1 दिसंबर को है और आज हो गई है आपकी 30। ठीक है ना, तो 30 नवंबर। सो मेरा फोकस यही था कि जो लास्ट टाइम की जो प्रिपरेशन रहती है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, और ताकि वो आपको जो है बेनिफिट करे लास्ट टाइम की। और वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, दैट मीन्स में फुल ऑन डिस्कशन नहीं है, क्वेश्चन रीड होगा एंड आंसर जो है आपके साथ में डायरेक्टली शेयर कर लूँगी। तो ये हमारा 2000, दिस वन इज द 2006, आई थिंक मैंने भी बताया ना आपको। नहीं, 2004 का पेपर है। 2002 से स्टार्टिंग थी, 2002 मैंने आपके साथ अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया। 2003 कोशिश करूंगी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स को मैं कवर अप कर लूँ। ठीक है, तो देखते रहिएगा और सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग फॉलो करेंगे वो फॉलो भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सो हेयर वी गो, 2004 का ये पेपर है। यस, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफर्स बताने हैं जिन्होंने कहा कि जो एजुकेशन होती है कॉमनर्स के लिए होनी चाहिए, मतलब जो कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, उनके लिए भी एजुकेशन होनी चाहिए। तो वो हमारे थे बुद्ध। कौन थे वो? बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द स्कूल ऑफ फिलोसफी में जो आइडियलिज्म रहता है, द रियलिटी इज व्यूड एज, मतलब जो हमारी आइडियलिज्म एक फिलोसफी जो है उसके, आइडियलिज्म जो फिलोसफी है उसके अंदर जो हमारी रियलिटी होती है, रियलिटी यानी कि सच्चाई, रियलिटी यानी कि आपकी मेटाफिजिक्स जो होती है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होती है। क्या होती है? आपकी एब्सोल्यूट होती है। रिलेटिव जो रहती है आपकी, यानी कि कीप ऑन चेंजिंग, है ना, चेंजिंग है, एक्सपीरियंशियल है, ये आपकी प्रेगमेटिज्म में आती है। अबाउट इन द इंडियन फिलोसफी में जो टर्म है रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैं आपके साथ जो है व्हाट्सएप पे भी शेयर करूंगी, ताकि आपके लिए जो है आसानी हो जाए इन क्वेश्चंस को रिपीट करना, कि इंडियन फिलोसफी में जो रिलेटिविस्टिक प्लूरल, मतलब एक सच्चाई की जो रियलिटी है वो मल्टी फेस्टेड होती है या बहुत ज़्यादा। जैसे एक्चुअली अगर हम ऑप्शंस देखें, जो है यहाँ पे शून्यवाद या लोकायत, या यहाँ पे आपकी ये, नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जो अनेकावाद का मतलब होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिव प्लूरलिज्म इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, जहाँ पे सच यानी कि जो रियलिटी होती है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। नो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। ठीक है, कोई सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। आ जाइए, which of the following schools of philosophy will propose the disestablishing of formal education, मतलब डिसएस्टैब्लिश करने की बात करते हैं कि जैसे कि हटा दिया जाए, डिसएस्टैब्लिश कर दिया जाए, तो वो थे हमारे एग्जिस्टेंशियलिज्म में फॉर्मल एजुकेशन को। क्योंकि बिकॉज दे बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, कि हमारे जो लर्नर्स होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको चॉइसेस कैसे करनी है ना, वो बताया जाता है। खुद उनको सबसे बड़ी बात है फ्रीडम देने की, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, कॉलम है सांख्या, वेदांत, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। यहाँ पे आते हैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। एकादवाद आपकी जैनिज्म में आता है, मोनोइज्म आता है, ड्युअलिज्म आती है, यानी कि दो पर्सनालिटी। ड्युअलिज्म मतलब आपकी प्रकृति एंड पुरुष, है ना। तो यहाँ पे आपका देखो, सांख्य आपका आता है फोर्थ में, वेदांत आपका आएगा मोनोइज्म पे। जैनिज्म जो होता है, जैनिज्म मैंने भी आपको बताया था, निकातवाद होता है मल्टी फेस्ड लाइफ में, एंड बुद्धिज्म इज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ठीक है, सिंपल था ये वाला, ऐसा कुछ इसमें था नहीं। हु एनविजन्ड द एजुकेशन को एज अ मैन मेकिंग, राइट। मैंने हमेशा आपसे बात किया है कि जो मैन मेकिंग एजुकेशन होती है वो विवेकानंद जी के थॉट्स थे कि एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, बस जो हमारी एजुकेशन होती है वो उसको क्या करती है, ब्रिंग आउट करती है। दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट विच इज यूजफुल इज ट्रू। जो आपका यूजफुल है यानी कि वो प्रेगमेटिस्ट में आता है, ये आपका यूटिलिटी का सिद्धांत बताता है। कौन सा सिद्धांत बोलता है? यूटिलिटी की जो चीज़ यूजफुल है वही चीज़ आपकी सच है। Which of the following statement in respect of national values may be considered to be the enshrined in the Indian Constitution? आपको national values के लिए बताना था, तो in our country everybody has a right to education, सबको education का अधिकार है। Knowledge is power, knowledge is power will be acceptable to which school, की knowledge एक power है, ये realism कहता है। ठीक है, knowledge is power, education is basically a process,
एस है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। मतलब आपको जो है एजुकेशन क्या करेगा, बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्म कर देगा आपकी ह्यूमन बीइंग को आपकी इंटेग्रल एजुकेशन के थ्रू। तो ये हमारे ऑरबिंदो जी का कहना था। ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पॉइंट है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पॉइंट है वो आपका ऑरबिंदो का दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ विच स्कूल ऑफ फिलोसफी कंसीडर्स द नॉलेज को ऐसा एमर्जेंट सिंथेसिस का नाम दिया गया है। एमर्जेंट जो होता है सिंथेसिस, मतलब कि सारी ये देखो यूजफुल गाइडलाइंस है टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्चुअल प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सिंथेसाइज करके उनको जो है सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना। जो हमारी पॉजिटिव जो रिलेटिविज्म है, एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जो कि किसने दिया था, पी आई बिगे ने। उन्होंने कहा दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेसाइज करना। प्राइमरीली जो भी हमारी थीसिस हैं जो भी है उनको लॉजिकल एम्पिरिसिज्म के अकॉर्डिंग और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग सिंथेसाइज करना, ना कि लॉजिकल एम्पिरिसिस्ट या पॉजिटिव रिलेटिविस्ट नीदर जो है डिनाई द एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस को भी उन्होंने जो है डिनाई किया था। तो ये वैसे फ़िलहाल जो है उस टाइम पे हमारा जो एक लॉजिकल जो था टॉपिक था यूनिट में, वो इस टाइम नहीं है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो सर्व शिक्षा अभियान हैज़ बिन डिज़ाइंड फॉर द एड्रेस द एडमिनिस्ट्रेशन एस्पिरेशन ऑफ द मासेस। मासेस की एस्पिरेशंस के लिए था। एजुकेशन जो है एज अ सोशल सिस्टम है हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। विच वन इज नॉट करेक्ट, इसमें आपको नॉट करेक्ट में बताना। इट मेंट फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी मैनेज्ड बाय द इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल या स्टार्ट वाइज। ये जो है ये आपका सारा इंडिविजुअलिज्म पे है और ये जो है आपका सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आपका सोसाइटी वाला आपको सोशल सिस्टम बताना है ना, तो दैट इज दिस। द टर्म मॉडर्नाइजेशन बेस्ट कोनेट करती है, बेस्ट बताती है क्या, इकोनॉमिकली आपका अपलिफ्टमेंट की तरफ या चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, कल्चरल में रेवोल्यूशन एंड आपका मॉडर्नाइजेशन एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। स्पिरिचुअल तो है ही नहीं, आपका जो बेस्ट आंसर है वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, जो ऑप्शन दे रखे उसमें से। द फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी वे मे बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द सेट ऑफ फ्रेजेस। अब आपको यहाँ पे बताना है डेमोक्रेसी से रिलेटेड। डेमोक्रेसी क्या कहती है, इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी और ब्रदरहुड। बिल्कुल सही बात है। सोशल स्ट्राटाफिकेशन, ये तो क्या है, इकोनॉमिक स्टाटा, कल्चरल डेवलपमेंट एंड नेशनैलिटी। कल्चरली आप डेवलप करें, देखो डेमोक्रेसी में जो आपकी ब्रदरहुड की फीलिंग, इक्वालिटी की फीलिंग, ये सारी चीज़ें आपकी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है। सेकुलरिज्म होता है अपने जो है अपने धर्म की रिस्पेक्ट करना, मतलब उसको अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम होना, है ना। तो ईच वन हैज़ अ फ्रीडम टू प्रैक्टिस हिज ओन रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटेटर जो है हमारी सोशल चेंज का, दैट इज द येस एजुकेशन है। सोशल मोबिलिटी इज वेरी लार्जली एट्रीब्यूटेबल है। अब सोशल मोबिलिटी हमने सीखा है एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक एक वर्टिकल होती है। इट इज़ अ डिज़ायर ऑफ द इंडिविजुअल्स टू मूव फ्रॉम वन स्टार्टम टू द अनदर, दैट इज कॉल्ड द सोशल मोबिलिटी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमारी इंडियन जो सोसाइटी की देख रहे हैं, दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द अदर सोसाइटी। हमारी अदर सोसाइटी से डिस्टिंग्विश क्यों करती है, कास्ट के लिए, रिलीजियस के लिए, मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए, या यूनिवर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए। बिल्कुल आप पॉजिटिव में आंसर दीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजनल है, प्रोविजन है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किया हुआ है अपने वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, दैट इज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन जॉब सिचुएशंस। अ चाइल्ड इंसिस्ट ऑन लर्निंग थ्रू न्यू गेम्स, नए नए गेम्स खेल रहा है कंप्यूटर पे, ठीक है, एंड इट मे बी जो है ट्रीटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या ये मॉडर्नाइजेशन का एग्जाम्पल है, ये एक्लचरेशन का एग्जाम्पल है, सोशलाइजेशन नहीं है, ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये एक्लचरेशन का एग्जाम्पल है कि वो आजकल बच्चा जो है बहुत ही इंसिस्ट कर रहा है न्यू गेम्स के लिए। इन वॉट वे पॉलिटिक्स जो है कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द एजुकेशन। पॉलिटिक्स कैसे कंट्रीब्यूट करती है, रिड्यूसिंग द फी हाइक, फी पैसे कम करती है स्टूडेंट्स की फ्रीडम, मेकिंग स्टूडेंट्स फ्रीडम राइट
फ्रेमिंग न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज। हाँ बिल्कुल, हमारी जो पॉलिसीज होती है, पॉलिटिक्स तभी तो कहते हैं पॉलिटिक्स एक हमारी एजुकेशन के लिए रिक्वायर करते हैं, बिकॉज इट फाइनेंसेस आवर पॉलिसीज को फाइनेंस करती है। प्लस उसको वो कहते हैं ना प्रचलन करना उसका, है ना, वो सब चीज़ें पॉलिटिक्स का काम होता है। हु कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दैट इज द गांधी जी। कास्ट सिस्टम जो है टेंड्स टू द क्लोज सोसाइटी। कास्ट सिस्टम जो होता है, जैसे अपर कास्ट के लोग जो होते हैं वो एक अपने दायरे में रहते हैं, तो एक क्लोज सोसाइटी बना लेते हैं। री इन्फोर्समेंट इन बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में जो हमने सीखे हैं बिहेवियरिस्ट जैसे क्लासिकल थ्योरी है सब, उसमें री इन्फोर्समेंट क्या होता है कि जो स्टिमुलस होता है दैट प्रीसीड्स और फॉलो अ रिस्पॉन्स। ठीक है, यही सीखते हैं हम, तो मेन आपको फंडा यही बताना था कि जो स्टिमुलस होता है दैट दैट फॉलो करता है, फॉलो अ रिस्पॉन्स को। थॉर्नडाइक जो होता है, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू। अब थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट है कि हर एक जो ट्रायल होता है वो कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ के जाता है, तो ये एक बॉन्ड क्रिएट कर देता है, कनेक्शन क्रिएट कर देता है थ्रू सेटिस्फाइंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो इट बिल्ड अ कनेक्शन ऑफ दिस आर। ठीक है, what is the critical factor in conditioning through Pavlov's classical procedure? क्या आपको बताना है, तो पेयरिंग ऑफ अ स्टिमुलस या रिपीटिशन ऑफ अ स्टिमुलस, पेयरिंग ऑफ अ जो है न्यूट्रल स्टिमुलस, पेयरिंग ऑफ द न्यूट्रल स्टिमुलस को विद द अनकंडीशन। यस, हमने यही सीखा है कि न्यूट्रल जो हमारा होता है उसको हम अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ में, अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ में पेयरिंग करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन द क्लासिकल प्रोसीजर में टू मेकिंग द कंडीशनिंग, टू मेकिंग द कंडीशनिंग, जिसमें अगर हम न्यूट्रल की बात करते हैं है और अनकंडीशनड जो स्टिमुलस की बात करते हैं। एक मिनट। पेयरिंग ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस विद अनकंडीशनड स्टिमुलस, है ना, तो इसमें हमारा जो ये होता है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग का, उसमें जो बेल है ना, वो बेल है वो न्यूट्रल है, और अनकंडीशनड जो स्टिमुलस होता है वो आपका फूड रहेगा, जिससे आपको जो है वो आता है फूड, जिससे आपको सलाइवा सिक्रीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब अगर आप बेल बजाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसको फूड देंगे, बेल बजाया फूड दिया, बेल बजाया फूड दिया, तो उससे कंडीशनिंग स्टार्ट होती है ना। इसमें अपने 3 स्टेजेस पढ़ी हैं, जैसे अगर मैं थोड़ा सा भी आपके साथ डिस्क्राइब करूँ। देखो, हमने इसमें 3 स्टेजेस पढ़ी हैं। ये इवान पावलॉव की है। सबसे पहले हमने सीखा है बिफोर कंडीशनिंग, फिर हमने सीखा ड्यूरिंग कंडीशनिंग, फिर हमने सीखा आफ्टर कंडीशनिंग के बाद क्या होता है। तो जब हम बिफोर कंडीशनिंग की बात करते हैं, हाँ, जब हमने बिफोर कंडीशनिंग की बात किया तो क्या होता है। जब हमने बेल दिया, बेल बजाया, ठीक है, बेल बजाते हैं, यानी कि हमारा जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है
वो क्या करेगा, क्या रिस्पॉन्स देता है सिंपल बेल बजाने पे? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, नो रिस्पॉन्स, क्योंकि ये न्यूट्रल है मतलब। लेकिन हमें बेल के साथ में बेल ये हो गया, बिफोर हो गया। और अगर जब हमने अनकंडीशन स्टिमुलस दिया तो उसको सलाइवा सेलिवेशन हुआ, मतलब ये हमने बिफोर का बता रहे हैं कि अभी कंडीशनिंग हुई नहीं है, बेल बजाया कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, अनकंडीशन जो स्टिमुलस दिया, ठीक है, यानी कि जब हमने फूड दिया तो उसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ, ये बिफोर हुआ। ड्यूरिंग के बाद हम कंडीशनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को साथ में देंगे। हमने क्या बताया, न्यूट्रल स्टिमुलस को हमने अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ दिया, दोनों को साथ, बेल बजाया फिर खाना दिया, उससे क्या हुआ, हमारा अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया। क्या आया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। और फिर क्या हुआ, जब कंडीशनिंग हो गई तो सिर्फ हमने जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, मतलब हमारा जो कंडीशन स्टिमुलस बन चुका है, जो न्यूट्रल स्टिमुलस अब हमारा कंडीशनड स्टिमुलस बन चुका है, यानी कि बेल। अब जैसे ही मैंने बेल बजाया वैसे ही कंडीशन रिस्पॉन्स आने लग गया, समझ रहे हो? वैसे ही कंडीशन रिस्पॉन्स आने लग गया। दोबारा देखो, बिफोर हमने एक बेल बजाया, नो रिस्पॉन्स, फूड दिया, फूड अनकंडीशन स्टिमुलस था, कंडीशनड नहीं है, यहाँ पे कंडीशनिंग अभी नहीं हुई है इसलिए अनकंडीशन है, अनकंडीशन फूड दिया और सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब हमने दोनों अनकंडीशन, जो है हमारा फूड रहा है, अभी कंडीशन हुआ नहीं है ना, तो ड्यूरिंग हमने दोनों चीज़ों को साथ में दिया तो हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया। कौन सा रिस्पॉन्स आया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया ड्यूरिंग द जो है कंडीशनिंग के दौरान। लेकिन जब आफ्टर कंडीशनिंग जो है, हमारा कंडीशन स्टिमुलस और हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स, ये दोनों चीज़ें हैं, तो इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि जो प्रोसेस में क्रिटिकल फैक्टर होता है वो पेयरिंग द न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड के साथ में पेयरिंग करना है। क्लियर? आ जाओ, इन द क्लासिकल कंडीशनिंग में अगर हम देखते हैं, एक्सटिंक्शन होना इज सेट टू अकर। एक्सटिंक्शन, मान लीजिए मैंने बेल के साथ में उसको कंडीशन नहीं कर रही, तो यानी कि जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है, कंडीशन स्टिमुलस यानी कि जो हमारी बेल है, कहाँ पे, आफ्टर आफ्टर कंडीशनिंग में, फॉलोड बाय नो अनकंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, अनकंडीशन जो है हमारा, यानी कि हमारा जो अनकंडीशन स्टिमुलस था यानी कि फूड। मान लीजिए मैंने बेल बजाई लेकिन फूड नहीं दिया, बेल बजाई फूड नहीं दिया, तो मेरी कंडीशनिंग ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, मेरी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये जो है क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, जो इन ऑपरेंट कंडीशनिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शनल, क्या ऑप्शनल होता है, क्यों, यानी कि संकेत देना वो बहुत ही ऑप्शनल रहता है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज में जो स्ट्रक्चरिंग है एंड रीस्ट्रक्चर करना ऑफ द एक्सपीरियंसेस को, वो लुइन में आता है, लुइन में आता है। ठीक है, लुइन करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को स्ट्रक्चर अप करना। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। लुइन की थ्योरी में स्ट्रक्चरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग, मैपिंग कहते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कॉग्निटिव मैपिंग। मैपिंग करते हैं, उसमें यही सब तो होता है, मैपिंग करना, ऐसे करेंगे सिचुएशन को, ऐसे होता मैप, एक माइंड मैप बनाना। कैगने जो होता है, कैगने की जो हिरार्किकल थ्योरी थी, उसमें जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है विल नॉट इंक्लूड, उसके अंदर हमारी रूल लर्निंग नहीं आती है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब हम कहते हैं ना प्रिंसिपल कॉन्टिन्यूटी वाला जो पोर्शन है, उसमें कहते हैं और नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूटी है, इसकी चलती रहती है, ये एक तरह का नेवर एंडिंग प्रोसेस है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवॉर्डिंग, रिवॉर्डिंग देने का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवॉर्डिंग, टू गेट डिजायर्ड एक्शंस रिपीटेड। रिवॉर्ड हम क्यों देते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, मैंने उसको एक टॉफ़ी दिया, मैं क्यों टॉफ़ी दे रही हूँ, ताकि वो अच्छे रिस्पॉन्सेज मुझे दे, वो जो एक्शन है वो रिपीट हो। 34, which of the following is not used in describing intelligence, इसमें से कौन सा हम लोग जो है इंटेलिजेंस के लिए यूज नहीं करते हैं, लर्निंग कैपेसिटी, capacity to deal with the abstraction, capacity to accommodate and adjust, capacity for rote memorization. Rote memorization is the answer. It is not necessary that a creative child has, मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव बच्चे के पास नेसेसरी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, knack of doing things in his own way, gift of gap, a new way of accomplishing the result is, एक क्रिएटिव बच्चे में नई चीज़ें होनी चाहिए, गिफ्ट ऑफ गैप होना चाहिए, तभी हम उसे क्रिएटिव बोलेंगे।
नैक ऑफ डूइंग थिंग्स इन अपने, हाँ अपनी एक सनक होती है ना, क्रिएटिव बच्चों में अपनी एक सनक होती है, मतलब एक होड़ होती है, एक जिद होती है कुछ नया करके दिखाने की, और वो अपने आप से ही करते हैं ये। तो ये कह सकते हैं नेसेसरी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस माइट भी कम हो ज़्यादा हो, डजेंट मैटर, बट क्रिएटिव बच्चा जो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करके लाने की कोशिश करता है। विच थ्योरी व्यूज द पर्सनालिटी एज अ कॉन्टिनम, पर्सनालिटी को एज अ कॉन्टिनम कौन समझता है? ट्रेट थ्योरी। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। पर्सनालिटी एज अ क्वांटिनम, बहुत बड़ी पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी बोलती है। Origin of hypothesis lies on the richness of background knowledge. Richness of background knowledge. If the score of 5 is added to all the scores in both the groups x and y है, इसमें हम लोग 5 को ऐड कर रहे हैं, while tabulating for correlation the value of coefficient जो होगा वो not change, उसमें चेंज नहीं आएगा। जब हम टैबुलेट करते हैं कोरिलेशन को तो वैल्यू जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इन द टी टेस्ट, अगर हम टी टेस्ट लगाते हैं तो एस टी इज नियर टू द जीरो इन बोथ द ग्रुप्स। दो ग्रुप्स होते हैं जिनके मीन को हम यहाँ पे वो करते हैं, मैप मीन को जो है यहाँ पे एवरेज निकालते हैं, तो यहाँ पे उनका एस टी जीरो के पास में है, एंड द डिफरेंस इन मीन स्कोर विल बी क्वाइट लो होगा, क्वाइट लो होगा, क्योंकि वेरिएशंस जो है वो मोस्टली क्या है, यहाँ पे वेरिएशन जीरो है, तो नॉट सिग्निफिकेंट होगा या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, वेरी क्वाइट लो हो जाएगा। इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ये आपको पता ही है, क्रिटिसिज्म वाला पार्ट हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च में आता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। रैंक जो डिफरेंस होता है, मेथड ऑफ कोरिलेशन जो है रैंक डिफरेंस वाला, इज यूजुअली यूज, तो हम रैंक डिफरेंस जो है स्पीयरमैन का, हम क्या क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव वैल्यू फॉर सर्टेन फैक्टर्स जो है कैन नॉट बी फिक्स्ड, कैन नॉट बी फिक्स्ड, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज रहती हैं जो है फॉर सर्टेन फैक्टर्स के लिए, कुछ फैक्टर्स के लिए यहाँ पे फिक्स नहीं होती है। 43 में आता है विच इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीसी कर्व। एनपीसी कर्व का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपने देखा है मेन, ये क्या होता है यहाँ पे, मीन जो होता है हैव अ सिमिलर वैल्यू हो जाती है, ठीक है, सिमिलर वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन एक्शन और फंडामेंटल, दिस इज द थ्योरी, रीबिल्डिंग में काम आता है, और एक्शन इज एन इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आता है, यही ऑप्शंस में दे रखा है। मेन यूटिलिटी जो है, मेन यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की यूटिलिटी with reference to the average, it depicts the status of individual in the distribution। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या बताते हैं कि उस इंडिविजुअल का स्टेटस क्या है। मीडियन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इज अ पॉइंट ऑफ मिड, कहते हैं ना वन हाफ, मीडियन। Which of the following will not be considered an example of educational research? इसमें से एजुकेशन रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं है। सिस्टमैटिक अटेम्प्ट एट गेनिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग, हाँ ये है। मेकिंग अ इंट्यूटिव गेस about human achievement, this will not be educational, this will not be educational research। नाउ इन हाइपोथेसिस वन एरर, टाइप वन एरर में अगर आप देखेंगे तो क्या इसका होता है, आपने रिजेक्ट कर दिया है नल हाइपोथेसिस को जबकि वो ट्रू था। देयर इज अ नीड फॉर रिसर्च इन एजुकेशन, क्यों ज़रूरी है, हम लोग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिमेन अनएड्रेस्ड हैं, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक छुई भी नहीं गई है, अनएड्रेस्ड है, तो हम रिसर्च के थ्रू उनको जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं। एंड 2004 का 2004 का ये लास्ट क्वेश्चन है, अ कंप्लीट एक्यूरेट एंड अप टू डेट जो लिस्टिंग होती है सारी यूनिट्स की पॉपुलेशन की, उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? सैंपल की रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर जो करने वाले हैं वो 2005 का करेंगे, ऐसे ही वन लाइनर्स होंगे, तो साथ में बने रहिए। यस, सो वी विल हैव दिस पेपर ऑफ यस 2006, 2005 का पेपर नहीं है, आई थिंक कुछ साल नहीं हुआ होगा, तो ये आपका 2006 का पेपर है। तो लेट्स डिस्कस 2006 का पेपर है गुजरात सेट का, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। अगेन देखो टाइम अलाउड 75 मिनट्स का है, 100 मार्क्स का है, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें आप देख लेना। 50, हाँ 15 क्वेश्चन रहेंगे इसमें।
बाकी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं जो भी है, लेकिन कोई फायदा नहीं है ये इंस्ट्रक्शंस। चलो, which of the following is not a purpose of educational philosophy? एजुकेशनल फिलोसफी का पर्पस नहीं है प्रोफेशनलाइज द जॉब। देखो, एजुकेशनल फिलोसफी प्रोफेशनलाइज करना, ओके, नॉट में आंसर करना है आपको। क्लैरिफाई द वैल्यूज एंड एम्स इन द टीचिंग, द क्रिटिकली एग्जामिन करना, assumptions behind the educational practices को एग्जामिन करना, ये सारे ही हैं। बट enlighten the teachers as origin of the differences, ये फिलोसफी में नहीं है यहाँ, ठीक है। To enlighten teachers as to the origin of differences, to educate according to the nature, टू एडुकेट करना हमारे नेचर के अकॉर्डिंग क्या आता है, टू रिटर्न टू द नेचुरल एंड अपोज टू द आर्टिफिशियल लाइफ, बिल्कुल सही बात है। टू एजुकेट करना अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही बात है। स्टडी करना, देखो, रिटर्न टू द नेचर, एडुकेट करना, स्टडी करना, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। आ जाओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज, जब हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, द रियलिस्ट एंड द आइडियलिस्ट बोथ ऑब्टेन देयर वैल्यूज फ्रॉम मैन एक्सपीरियंसेस, मैन के एक्सपीरियंस से देखो आइडलिस्ट नहीं लेते, तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है। प्रेगमेटिस्ट जो और आइडलिस्ट होते हैं, डिराइव देयर वैल्यूज फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड ऑफ द मैन, ये भी नहीं है। द प्रेगमेटिस्ट एंड रियलिस्ट में माइट भी कॉमन हो सकते हैं। रिजेक्ट द सुपर नेचुरलिज्म एज द सेटिस्फैक्टरी सोर्स ऑफ वैल्यूज, हाँ, दिस वन इज द बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ में आ जाओ, दोज आपको बताना है, दोज हुज एजुकेशनल फिलोसफी इज रूटेड इन प्रेगमेटिज्म, दैट मीन्स आपको यहाँ पे प्रेगमेटिज्म के रिगार्डिंग आंसर करना है। रिजेक्ट द साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ये तो नहीं है। मेंटेन दैट कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल, ये ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल, देखो ऑब्जेक्टिविटी की जो बात है ना, वो आपके रियलिज्म में आती है, इसमें आती है, रियलिज्म में आती है। कंसीडर दैट आईक्यू इज इननेट एंड कांस्टेंट नहीं है। क्लेम दैट नॉलेज इज टेंटेटिव, ट्रुथ इज रिलेटिव, ठीक है। एक होता है रिलेटिव, मतलब कीप ऑन चेंजिंग, कांस्टेंट नहीं है कोई भी ट्रुथ जो है अकॉर्डिंग टू द pragmatist, कांस्टेंट नहीं है। What did the Asian Indian system of education have its base in? इसमें से आपको ये बताना है कौन सा बेस है, तो आपका है फोर प्रिंसिपल्स, जो ह्यूमन लाइफ के पुरुषार्थ में आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आया जो है, डील विद द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ भ्रम, भ्रम की जो है वो वेदांत में आता है, पता होना चाहिए कि भ्रम का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वो आता है आपका भ्रम में। द रियलिस्ट वुड स्ट्रेस एज देयर एम, जो आपके रियलिस्ट हैं वुड स्ट्रेस करते हैं एज देयर एम इन एजुकेशन इज, राइट। तो यहाँ पे क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज को डेवलपमेंट करना। देखो, एडजस्टमेंट टू नेचर इज नेचुरलिज्म, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ इज आइडियलिज्म, प्रिपरेशन फॉर वंस वोकेशनल और जो है परसूट के लिए करना, दैट इज योर प्रेगमेटिज्म। तो यहाँ पे आपका जो इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज पे स्ट्रेस करता है, ये सेंसेस में जो भी आप टच कर रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, वो इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज में आता है। Which of the following definition of education is given by स्वामी विवेकानंद? भाई स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम था वो हम मैनिफेस्टेशन से करते हैं कि whatever education is manifestation of all round development, ठीक है, यही वही ऑप्शन आता है। What is the nature of knowledge according to सांख्य? सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग दो हैं, पुरुष और प्रकृति है। What should be the nature of education according to Marxist? Marxist के अकॉर्डिंग की जो है एक प्रोडक्शन और एक लेबर सेक्टर है, ठीक है। वेरी सिंपल, विच पाथ अ टीचर शुड फॉलो, कौन सा पाथ एक टीचर को फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू बुद्ध एजुकेशनल फिलोसफी, दैट इज द अष्टांग मार्ग की एट फोल्ड पाथ। इन एनी डेफिनेशन in any definition of educational sociology is the key word of interaction है यहाँ पे, कौन सा की वर्ड है यहाँ पे, दैट इज द इंटरैक्शन। मोस्ट एजुकेशनिस्ट एग्री करते हैं कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉन स्कूल एजुकेशन, मतलब नॉन स्कूलिंग हमारे घर से ही होती है, स्कूल है ना, स्कूल नहीं। फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी वाज फाइव। The most common basis of differentiation of education social classes in terms of status and prestige, जो social classes में हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है ना,
that came from the prestige and status in spite of the collection of much data on the structure and the dynamics of the society, sociologists have had a little effect upon the curriculum planning क्यों? क्योंकि जो फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी होती है वो कंपैरेटिवली यंग है। ठीक है। ऑन द नेचर ऑफ द कल्चर, कल्चर जो है वन ऑफ से दैट कल्चर क्या है? कल्चर डिमांड्स अ सरेंडर ऑफ सम लिबर्टीज एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सम ऑब्लिगेशंस। कल्चर के रिगार्डिंग आपको आंसर करना था कि कल्चर के अकॉर्डिंग कि कल्चर क्या करती है, आपका कुछ आज़ादी आपको जो है सरेंडर करनी पड़ती है एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सम ऑब्लिगेशंस, आपको कुछ स्वीकार करने पड़ते हैं। ठीक है। सोशल मोबिलिटी लार्जली एट्रीब्यूटेबल होती है। सोशल मोबिलिटी करती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। सो डिजायर ऑफ इंडिविजुअल्स टू मूव फ्रॉम वन स्ट्रैटम टू द अनदर, दैट इज कॉल्ड द सोशल मोबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट आपको लगती है कि सोसाइटी कैन एग्जिस्ट ओनली बाय ट्रांसफर ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर? तो आपने आपका जो कल्चर है, आपके जो रिलीजन है, मतलब आप जिस धर्म को मानते हो वो आपके जनरेशन से चलता आ रहा है ना। तो ये एक तरीके से उस सोसाइटी में रहने के लिए आपको उनकी जो ट्रांसमिशन है कल्चर वो रिस्पेक्ट करना होगा या वो समझना होगा कैसे। Which of the following statement is false? False में बताना है कि certain traditional values appears to be false due to some modern outlook. ये statement हो जाता है सही। Indian social system has been largely affected by due to destabilization of caste system में, ये वाला system जो है आपका false में आता है। ठीक है, ये आपका false में आ जाता है। Which of the following is that destructive effect of industrialization, मतलब industrialization जो आया आधुनिक कल्चरल सोसाइटी में आया है उसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या होता है? हमारे जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 22 generally children belonging to the rich class are not showing interest in education. एजुकेशन के लिए ऐसी कौन सी क्लास है जो बहुत ही लेस इंटरेस्ट शो करती है? दैट इज द लोअर क्लास ड्यू टू देयर पॉवर्टी, ड्यू टू देयर मनी, क्या होते हैं अब पैसा कमाने में लग जाते हैं तो उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अपोज करते हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को? मतलब आपका जो सोशलाइजेशन है उसके अपोजिट में आता है अनटचेबिलिटी एंड कास्टिज्म। अनटचेबिलिटी एंड casteism. Now the 24 which school which used the word sociology for the first time किसने यूज किया था? कॉम्पटेन। फर्स्ट टाइम किया था, देखो ये दोनों ही क्वेश्चन इसमें पूछ लिए। सोशियोलॉजी है दैट इज गिवन बाय द कॉम्पटेन एंड एजुकेशनल जो सोशियोलॉजी है, एजुकेशनल जो सोशियोलॉजी है दैट वाज गिवन बाय पाइनर, that is given by primary. The primary जो task है of the teacher, primary task of the teacher is to stimulate and guide the student learning. क्वेश्चन नंबर आता है आपका 26 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट इज मोस्टली क्लियर बाय द हेरिडिटी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी हेरिडिटी होती है, जो हमने अपनी जो है उसे पाया है, वो हमारे डेवलपमेंट की लिमिट्स को डिसाइड करता है कि किस लिमिट तक हमारा जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो पाएगा या होगा। आनुवांशिकता, द बेस्ट जो एविडेंस है दैट इमोशंस आर लर्नेबल इज दैट बेस्ट चीज़ें हैं दैट मोस्ट इमोशंस आर नॉट प्रेजेंट एट बर्थ देयरफॉर हैव बीन लर्न, कि जो इमोशंस होते हैं उनके लर्नेबल होते हैं। बिल्कुल हम लोग जो जब एक न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर इतने इमोशंस नहीं होते, धीरे धीरे वो अपने एनवायरनमेंट से अपने बिहेवियर से जो है वो इमोशंस को लर्न करता है। तो दिस स्टेटमेंट इज बेस्ट एविडेंस देता है आपको। 28 पे और द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो आपका बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है मोस्ट क्लोजली वो किस चीज़ की है? कि एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस।
रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ये वाली डेफिनेशन बहुत बारी एंट्री में की आई हुई है। इसमें बोले रिलेटिवली जो हमारा परमानेंटली चेंज चेंज आता रहता है हमारे बिहेवियर में, उसको लर्निंग बोला जाता है। थॉर्नडाइक की थॉर्नडाइक की जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा साइकोलॉजी में इस लॉ ऑफ इफेक्ट रहा, मतलब उनका ना ये लॉ ऑफ इफेक्ट काफ़ी फेमस रहा था उस टाइम पे। तो वी मस्ट नो कि कौन सा लॉ है सबसे ज़्यादा जो फेमस था, वो है लॉ ऑफ इफेक्ट का। The applicants who have obtained the less than 55% marks in the master's degree will not be eligible for GSLED. तो दिस स्टेटमेंट जो है बेसिकली एग्जांपल है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव पनिशमेंट का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव पनिशमेंट का। What is the aim of development according to psychological point of view? एम क्या है साइकोलॉजिकल का? वो है एडजस्ट करना। एडजस्टमेंट इसका मेन है। What is the most common source of sexual knowledge for adolescent students? मतलब बच्चों के अंदर जो एडोलेसेंस जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो सेक्सुअल नॉलेज आती है सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है? पेरेंट्स सिखाते हैं नहीं, बुक सिखाती है टीचर्स नहीं, उनको फ्रेंड्स ऑफ द सेम एज से आते हैं। 34 अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट, अगर हम देखते हैं साइकोलॉजिस्ट विच इज द लीस्ट एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें सबसे लीस्ट कौन सी है? सम टोटल रियली बेस्ट डेफिनेशन आती है। इंडिविजुअल्स का इंप्रेशन ऑन अदर्स एंड टिपिकल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सेल्फ कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल का मॉरल कैरेक्टर, ये आपको एक नैरो सेंस देता है, नैरो लिमिट करता है, नैरो सेंस देता है आपको। यहाँ लीस्ट एक्सेप्टेबल बताना था, दैट वुड बी योर बी। Who gave the first psychologist कौन थे जिन्होंने साइकोलॉजिकल लैब बनाई थी? दैट वाज विंटेज। What is the contribution of educational social psychology to the education psychology? To determine the aims of education, determine the content of curriculum, suggest the ways for effective teaching, guidance in educational administration. आपको यहाँ पे साइकोलॉजी में था बेस्ट इफेक्टिव टीचिंग, suggest the ways, suggest the ways for effective teaching, right? Now 37, which of the following is not which which of the following is not included in the scope of educational psychology? Not included. नॉट इंक्लूडेड। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपका साइकोलॉजी में आता है। पर्सनालिटी के लिए डेवलपमेंट, ये भी आपका साइकोलॉजी में आता है। एडजस्ट कैसे करते हैं, ये भी आता है। इकोनॉमिक मैटर्स ऑफ एजुकेशन इज नॉट अ साइकोलॉजिकल पैटर्न, ये साइकोलॉजी में नहीं आता है। 38 देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशनल डेफिनेशन? ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं है। रेटिंग्स ऑफ आर्ट drawings by 3 professors of art education, this is operational। measuring the intelligence through the test के थ्रू आपने इंटेलिजेंस मेजर किया। divergent thinking is a group of problem solving skills, this is not your operational definition, ठीक है। now 39, which of the following design has the weakest, सबसे ज़्यादा जो इंटरनल वाला था वो तो आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सिंगल ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली, इसमें सबसे लीस्ट आपको इंटरनल वैलिडिटी मिलती है। स्ट्रैटाफाइड जो है रैंडम सैम्पलिंग में, स्ट्रैटाफाइड में क्या होता है आपका हेट्रोजीनियस ग्रुप रहता है, प्लस टेक्स द रैंडम सैंपल्स उठा लिए जाते हैं फ्रॉम द ईच सब ग्रुप्स में से। जैसे स्ट्रैटाफिकेशन होता है, मैंने क्या करते हैं मैंने कैटेगरीज बना दी, ठीक है। कैटेगरीज में से फिर हमने और जो है ग्रुप्स में हेट्रोजीनियसली उनको कलेक्ट किया, तो ये कहलाता है आपका स्ट्रैटाफाइड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 10 मोर क्वेश्चंस, जिसमें आता है मेजरमेंट टूल्स आर लाइकली टू इनवैलिडेट द रिसर्च फाइंडिंग्स इफ। देखो एक मेजरमेंट टूल जब आप यूज़ करते हो, मान लीजिए वो आपको एक इनवैलिड सोर्स दे रहा है या इनवैलिड फाइंडिंग्स दे रहा है,
यानी कि दे आर बहुत इजी है या तो वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए वो मेजरमेंट बड़ा इनवैलिडेट कर रहा है। 42, a major disadvantage of observation technique of research. Major disadvantage, the presence of observer changes the situation. Presence, सबसे जो डिसएडवांटेज है वो यही है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मीन्स, हाइपोथेसिस मीन्स अ स्टेटमेंट डैश द थीसिस। आपकी जो थीसिस होती है उसको बिलो, मतलब हाइपोथेसिस, थीसिस इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। हाइपोथेसिस इज जस्ट हमारी जो प्रॉब्लम, रिसर्च की प्रॉब्लम को हाइपोथाइज करते हैं हम कि कैसे मतलब जो गोल्स डिसाइड होते हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, टेंटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। सो रैंडम सैम्पलिंग इज सूटेबल इन केस ऑफ, जब रैंडम सैम्पलिंग ली जाती है वो कौन से केस में सूटेबल होती है, जब हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस हो। द टेक्निक्स अप्लाइड इन सेलेक्टिंग, द टेक्निक अप्लाइड इन सेलेक्टिंग अ डैश सैंपल। कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि हम करते हैं, टेक्निक सैंपल ऑन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। इसमें से प्रोबेबिलिटी वाला कौन सा, कन्वीनियंट इज नॉन प्रोबेबिलिटी, कोटा परक्यूसिव दीज आर नॉन प्रोबेबिलिटी, इसमें सिस्टमैटिक इज द प्रोबेबिलिटी। फॉर द स्टेटस स्टडी ऑफ द साइंस लेबोरेटरीज इन द सेकेंडरी स्कूल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, चेकलिस्ट। कौन सा मेथड हो सकता है, चेकलिस्ट, ठीक है। नाउ 47 में आता है लिस्टिंग द नेम्स ऑफ पीपल्स इन द सैंपल मेरिट वाइज। जब हम सैंपल्स को लिखते हैं तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डिनल फॉर्म में लिखते हैं। 5 जो कोफिशिएंट होता है उसमें बोथ द वेरिएबल्स एंड डायकोटमस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे वेरिएबल्स के जो कोरिलेशन है, जिसमें आपके बाई सीरियल आते हैं, पॉइंट बाई सीरियल आते हैं, पाई आता है, टेट्राकोरिक आता है, स्पीयरमैन आता है और पियर्सन आता है, ये सब आपके जो है कोरिलेशन के हैं। तो वी मस्ट नो कि उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, कैसे होते हैं। Which one last two? Which one is necessarily included in laboratory experiment? जो लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इंट्रोड्यूस द कॉज इन जो है एंड स्टडी इट्स इफेक्ट। लैब में क्या होता है, हम लोग हाइपोथेसिस जो हमने लगाई हैं उनको, वो जो कॉजेस हैं उसको देखते हैं। लास्ट आता है आपका 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डैश देन द दिस। तो ये मोर एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे आपको 99% लेवल ऑफ जो है आपको मिल जाता है चेकिंग का, तो यहाँ पे मोर श्योरिटी रहती है, तो इसीलिए ये मोर एग्जैक्ट रहता है पॉइंट। क्लियर। तो ये आपका 2006 का पेपर था जो अभी हमने सॉल्व किया है। इससे नेक्स्ट जो है आपका जो क्वेश्चन आएगा दैट इज द 2008 का पेपर आएगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं 2008 का। इससे पहले जो लोग भी देख रहे हैं उस चैनल को फॉलो कर देना। तो हेयर वी हैव 2008 पेपर, 2007 में शायद नहीं हुआ, तो मेरे पास जो सीक्वेंस में आपके पास लेके आ गई हूँ मैं। 2006 के बाद हम लोग करते हैं, यस द क्वेश्चन ये है हमारा 2008 का गुजरात सेट का पेपर, ठीक है। कॉन्टिन्यूशन में करेंगे, वही 75 मिनट्स है, 100 मार्क्स का पेपर है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन वन लाइनर की तरह करेंगे ताकि हमारा जल्दी से जल्दी जो है सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाए। ऑथेंटिसिटी गाइस, ऑथेंटिसिटी जो है हमारी कौन कहती है, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो बार बार मैंने आपको बताया एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो मनुष्य के, एक इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें इतनी एजुकेशन दे कि हमारे बच्चे जो है ना वो अपनी लिए क्या सही है और क्या गलत है उसका फैसला ले पाए। तो ऑथेंटिसिटी इज द प्रिंसिपल कि वो चीज़ें ऑथेंटिकली पॉसिबल हो पाए, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी का जो प्रिंसिपल आता है दैट इज कम्स अंडर दी द एग्जिस्टेंशियलिज्म। सो हियर वी हैव द सेकंड वन क्वेश्चन इज द कांस्टेंट चेंज। चेंज की बात हमेशा कौन करता है, प्रैग्मेटिज्म करता है। कांस्टेंट चेंज की बात, थ्योरी ऑफ जजमेंट, थ्योरी ऑफ जजमेंट एंड नॉलेज ऑफ आइडियलिज्म, राइट। सो हियर वी हैव व्हाट थ्योरी सेज अबाउट द थ्योरी ऑफ जजमेंट, judgment and knowledge, theory of judgment and knowledge of idealism. So what is the coherence theory of knowledge? Anyone can tell me what is the
What is the coherence theory of knowledge in idealism? Yes, so coherence means that जो हमारी truth है, उन्होंने ये कहा truth जो है and जो knowledge है are determined by their coherence within a system of interconnected beliefs, that they are saying whatever the ideas come into the existence, whatever the ideas, there must be interconnected, they have the interconnection between them. That is the coherence theory. This perspective is rooted from the idealism where mind, consciousness, they are constructing the reality. So there must be some interconnectedness of the ideas, their beliefs, right? Truth is not isolated but emerges from the consistency and coherence coherence of entire system, or the rejection of fundamentalism. Like fundamentalism is the ki coherent theory jo hai relies on the mutual support of the beliefs. There must be a mutual support, not a single foundation. सिस्टमैटिकली कंसिस्टेंट होना चाहिए. रोल ऑफ रीजन रैशनैलिटी जो हेगल ने इनमें दिया था. So basically coherence theory is saying about the interconnectedness of the ideas, right? Now moving on, ontology is the theory of logic. Logic के ऊपर बात करती है. And what is ontology? Is the theory of ontology basically is a branch of philosophy here that studies about the nature of being, nature of existence. ठीक है, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस. इट सीक्स द आंसर ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चन कि व्हाट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है. सो सम So it says about what exists, क्योंकि knowledge is dealing with the epistemology, value is the axiology, reality is the metaphysics. So ontology, what exists, जो है ontology, it says about what exists, it says about the logic. Axiology values के ऊपर हो गया. Aims of education are drawn from the metaphysics, because metaphysics is based on the reality. What reality behind this? What is truth behind it? So this is talks about the reality. Emile is written by the Rousseau. Rousseau ने लिखी थी Emile की book. और Windows concept was integral education है, basic education हमारी गांधी जी की है. ठीक है जी. अष्टांगिक मार्ग इज गिवन बाय बुद्धिस्ट. 10 के 10 मार्क्स आने चाहिए इसमें आपके. उपनयन जो है, उपनयन वॉज संस्कार है एक वैदिक में. वो क्या है? उपनयन वॉज द संस्कार ऑफ वैदिक एजुकेशन. संस्कार है जिसको हम क्या कहते हैं, जिस एशियंट वैदिक में ये होता है जहां पर फॉर्मल बिगनिंग होती है बच्चे की एजुकेशन की अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर. तो जब ये टीचर के अंडर पढ़ने आते हैं बच्चे, फॉर्मल एजुकेशन उनकी स्टार्ट होती है, तो दैट इज द उपनयन, राइट. नाउ पबजा वॉज बुद्धिस्ट में होता है. बुद्धिस्ट में होती है बच्चा, ठीक है, जिसमें बच्चा वही एजुकेशन प्राप्त करने के लिए इनिशियल आता है. प्रोजेक्ट मेथड प्रेगमेटिज्म में आता है. मैन मेकिंग स्वामी विवेकानंद में आता है. द गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में जो गैप होता है, दैट इज द कल्चरल लैग कहते हैं उसको. कल्चरल लैग कहते हैं उसको. रोल ऑफ एजुकेशन जो है हमारा, रोल ऑफ एजुकेशन वाइस वर्सा कल्चर, हमारा एजुकेशन और कल्चर का कैसा रोल है. बिल्कुल हमारी एजुकेशन हमारे कल्चर को प्रिजर्व करती है, ट्रांसमिट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है सोशल चेंज. सोशल चेंज का क्या मतलब है? सोशल चेंज, चेंज इन द लाइफस्टाइल में लाना, या चेंज इन द फिजिकल फैसिलिटीज में चेंज लाना, चेंज इन द हैबिट्स में लाना, और चेंज इन द सोशल इंस्टीट्यूशंस में, या इंटर रिलेशंस ऑब्जर्व. बेस्ट आंसर इसका बनता है डी. सोशल चेंज का आंसर बनेगा डी. एजुकेशन जो है एक पॉलिटिकल है इन द सेंस कि एजुकेशन क्या है. अगर हम पॉलिटिकल सेंस में, मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, वेन एवर वी आर फॉर्मिंग द पॉलिसीज और वी वांट सम फंड्स, और वी नीड अ पॉलिसीज, उसके लिए हमें जो है, और सम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, प्रोपेगेंडा, उन सब चीजों के लिए वी नीड अ पॉलिटिक्स, वी नीड अ
right? So now question number 18, which of the Indian constitution acts as a normative framework to education aims? Which part of the Indian constitution का, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा पार्ट है जो नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क को एम करता है, जो कि वो है प्रियम्बल का, वो है प्रियम्बल। प्रोवाइडिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ द स्कूलिंग मींस कि कॉमन स्कूल में, जैसे कॉमन स्कूल्स होता है जहाँ पे हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, राइट। अकल्चुरेशन मीन्स सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इन टू, गाइस मैं हमेशा से बताती हूँ एनक्लोज का और एक एक्लचुरेशन में दो हमारी टर्म्स है। एन को हम एनक्लोज सोसाइटीज कर सकते हैं, यस तो मैंने, यस अकल्चुरेशन मीन्स द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इनटू, हाँ जी, यहाँ पे एक्लचुरेशन का होता है चाइल्ड जो है अदर कल्चर को सोशलाइज करता है, एनक्लोज होता है जब वो अपने कल्चर के लिए सोशलाइज होता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताऊं तो इसमें आता है दिस इज द प्रोसेस होता है वेयर द पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो बच्चा हो, वो लर्न करता है, अडॉप्ट करता है कल्चर के नॉर्म्स को, बिलीव्स को, बिहेवियर को, उसकी प्रैक्टिसेस को, ठीक है, ऑफ सम स्पेसिफिक सोसाइटी, जिसको वो एडमायर कर रहा है। मान लीजिए उसको जीन्स पहनना बहुत पसंद है वेस्टर्न कल्चर में, या उसको जो है क्रिसमस मनाना बहुत पसंद है, इस तरीके से। तो दिस प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल्स इनटू देयर सोशल एनवायरनमेंट, वो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग देम, तो इसी तरीके से वो एक सोशलाइज होने की कोशिश करता है अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल एंड इसके जो ऑपोजिट है एनकल्चरेशन, और एनकल्चरेशन होता है अपने ओन कल्चर को जब वो प्रैक्टिस करता है अपने, ठीक है, जैसे उसका जो भी है, जो ट्रांसमिट होके आया है, जो उसको कल्चर मिला है, जो ट्रेडिशन उसको मिला है, जनरेशन टू जनरेशन उसको वो प्रैक्टिस करता है, वो मानता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैक जो है वो ऑकबर्न का दिया हुआ है, ठीक है। द सोशल स्टार्टिफिकेशन जो होता है वो हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं उनके कारण आता है। डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ रूलिंग, लिविंग और थिंकिंग, किस तरीके से हम जीते हैं, किस तरीके से हम रूल कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करती है हमारी डेमोक्रेसी। आर्टिकल 28 डील करता है माइनॉरिटी एजुकेशन पे, याद रखिएगा आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद द माइनॉरिटी एजुकेशन, आर्टिकल 350 डीलिंग विद द एजुकेशन इन मदर टंग, राइट। अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड, अगर हम कहें जो आईक्यू होता है, जो सुपीरियर वाला आईक्यू होता है, वो 120 टू 129 जाता है। स्यूडो मेच्योरिटी स्टेज कौन सी होती है, एडोलेसेंट की। अब ये क्या होती है, pseudo maturity stage of life is adolescent. इसमें क्या होता है, दिस इज अ फेज ऑफ एडोलेसेंस जहां पर इंडिविजुअल जो है एग्जिबिट करता है बिहेवियर्स और एटीट्यूड को दैट अपीयर मेच्योर बट लैक द डीपर इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिक्वायर्ड फॉर ट्रू मेच्योरिटी। दैट मीन्स स्यूडो मेच्योरिटी स्टेज होती है कि व्हेन दिस स्टेज ऑफ जो होता है, जो बच्चे इस स्टेज के होते हैं, दोस्त हुआ जो है हु आर गोइंग थ्रू विद देयर adolescents जो है stage, they feel that they are mature now and they are pretending like they are matured and their thoughts are maturing. So but lack of emotional and cognitive development is required, कि यहाँ पे क्या होती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, पीयर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। क्या होता है, मेच्योरिटी तो होती है लेकिन आपके जो इमोशंस होते हैं उसमें इंस्टेबिलिटी आती है, दिस इज दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की स्टेज होती है, ये स्टेज एंड स्टॉर्म की स्टेज होती है। आउटस्टैंडिंग फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट इन एजुकेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर of 20th century is given by Thorndike. Thorndike ने दी थी and his famous is the law of effect is very famous. Now the father of measurement of intelligence को measure करने के लिए सबसे पहले एल्फ्रेड जो थे, एल्फ्रेड बिनेट थे, who was the contributed mainly to the connectionism between the SR that is given by the Thorndike, जिन्होंने सॉरी
ऐसा नहीं, सॉरी, उन्होंने कहा था ट्रायल एंड एरर का कनेक्शन होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ कनेक्शन, एसोसिएशन इज आल्सो अनदर वर्ड, interconnectedness is also another word, right? Which of the following is the correct order of learning language skills? Whenever we want to learn the language, so there must be first of all they come listening. First you listen all the languages carefully and then try to speak and then try to read and then at last try to write. So this is the proper sequence of the language learning skill. Now the 32 is the learning takes place when there is whatever we are learning, whatever, like we are learning bicycle, we are learning some essays, we are learning some whatever. So these above three steps, where first of all we must have a need to learn. Then we must have a drive, that focus, that motivate us to do that learning, right? So this is the basically three steps. This basically three requirements. Now, question number 33, which of the following had an insight learning? What is insight learning has given by the callers A? Pavlov's dog is connection, जो है, that is connection with your classical theory. Skinner's का pigeon, that is the operant conditioning, and Watson's baby, that is I lost that word basically. But the insight learning is dealing with the caller A. Under what conditions will goal setting increase the motivation and performance? That goal setting, whenever we are doing the goal setting, that increase our motivation and performance. So when the goals are challenging होते हैं या specific होते हैं, ठीक है, when the individuals are committed to that goals, कि उसको goals करने ही पूरे हैं, and the when individual receive that feedback on the progress, yes, so all the three answers is correct. Which of the following is not related with the concept of personality? कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस, ये तीनों आते हैं, ठीक है, नन ऑफ दी अबव कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में। ओके, पर्सनालिटी, ये जो बिहेवियर, थॉट एंड इमोशंस है ना, दीज आर योर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर, थॉट्स, दीज आर योर अफेक्टिव एस्पेक्ट्स हैं, बट नॉट डीलिंग विद द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से डील नहीं करते हैं, सो नन ऑफ दी अबव। The first outlined the theory of anxiety. एंजाइटी के बारे में, जो पर्सनालिटी में हमारे एंजाइटी जुड़ी हुई है, उसके बारे में फ्रूइड ने सबसे पहले जो है बताया था। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन, राइट? एसोसिएशन वाली बात आ गई ना फिर से, वो किस में आती है? हमारे बिहेवियरिज्म में एसोसिएशन है या एसआर कनेक्शन है, दिस कम्स अंडर द बिहेवियरिज्म। नाउ एक्सटर्नल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी इज ऑफ द रिसर्चर। एक होती है इंटरनल एंड अनदर वन इज द एक्सटर्नल। इंटरनल जो वैलिडिटी रहती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी डील करती है ऑथेंटिसिटी, राइट? सो validity of findings to derive the generalization. Whenever we are doing some experiments, when we are doing the experiments, we need to generalize that, राइट? जनरलाइज द कंक्लूजन। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? क्लस्टर सैम्पलिंग होती है आपकी ऑल इंडिविजुअल्स इज इन आइडेंटिफाइड ग्रुप आर सिलेक्टेड, कि आपके यहाँ पे आइडेंटिफाइड ग्रुप्स होते हैं कुछ, वो वहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाता है। स्टैंडर्ड एविएशन ये कैलकुलेटिव है, तो यहाँ पे महेश का ये भी आगे चलते हैं। देयर विल बी अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन अचीवमेंट ऑफ हाई एंड लो इमोशनल स्टूडेंट्स, देयर इज अ नो, so we are doing the null hypothesis, right? Which of the following is the primary source of data? Primary source कौन से होते हैं? हमारे पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं या ओरल, these are all primary source, ठीक है, प्राइमरी सोर्स है। now 44 में आएगा, फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशंस पे कौन होता है? हमारा परसेंटाइल रैंक रहता है। कौन सा? याद रखिएगा, एक होता है रिलेटिव होता है एंड एक कांस्टेंट जो हमारा परमानेंट वाला होता है वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? सबसे लोएस्ट लेवल सिग्निफिकेंस कौन सा है? हमारा 0.0 का। इस वजह से कहते हैं ना, अगर पॉइंट आप डेसिमल हटाएंगे तो 100 में से 1 की आपके पास आएगा, 100 में से 20 की आएगा, 100 में से 5 की आएगा, और ये 1000 में से 1 ऑफ चांसेस हैं। इसमें जो सबसे लोएस्ट लेवल का आता है वो आपका ये आता है कि सिर्फ 5 में से 1 का, ठीक है। In case of three independent variables, the number of interaction effects क्या आएगा?
which research design has the weakest internal validity? ये बहुत बारी क्वेश्चन, मतलब हर साल रिपीट हुआ है। ये 2004 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2006 में भी, और ये भी 2008 में भी रिपीट हुआ है कि सबसे लीस्ट जो आपकी इंटरनल वैलिडिटी होती है वो सिंगल ग्रुप पोस्ट टेस्ट में होती है। याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये भी याद रखिएगा। टाइप जरूर याद रखिए, जो क्लस्टर सिस्टमैटिक और स्ट्रैटाफाइड होते हैं ये हमारे प्रोबेबिलिटी में आता है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग में आता है नॉन प्रोबेबिलिटी में। कन्वीनियंट सैम्पलिंग होता है, मैंने कुछ मान लीजिए मुझे कुछ स्मोकर्स चाहिए, या मुझे कुछ तो मैंने कन्वीनियंटली देखा, मेरे सामने कॉलेज है, मैं वहीं से जाकर पूछती हूँ कि कौन से जो एज ग्रुप के बच्चे हैं जो स्मोकिंग की तरफ हैं, और कौन से एज ग्रुप है जो मतलब इस तरीके से जो कन्वीनियंटली आपको ऑन द स्पॉट आपको जो चीज़ें मिल जाती हैं, ऑन द स्पॉट आपको सैंपल्स मिल जाता है, वो कन्वीनियंट होता है। क्योंकि आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, किसी ग्रुप में जाना नहीं पड़ा, मतलब कि बहुत कन्वीनियंटली आपको अपना सैंपल मिल गया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द टू डायमेंशनल काई स्क्वायर में कैसे होता है, ये वाला होता है ना, R-1 एंड C-1, ये आपका काई स्क्वायर में डिटरमाइन हो जाता है। तो ये सी आंसर आएगा इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन जो रहता है इसका सैंपल 12 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 12 है। सैंपल साइज जो है वो आपका 100 है, तो आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है। Standard deviation of the sample is 12 and the sample size is 100. The standard error of the mean is, yes, the formula is the standard deviation upon sample का जो size रहता है, sample size का root. So standard deviation is 12 and यहाँ पे जीरो होना चाहिए ना, ये 1.21 क्यों आ रहा है? 12 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, तो 1.2 इज द आंसर। योर मीन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज 1.2। क्लियर? ये 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2008 के, राइट। इसके कॉन्टिन्यूएशन में अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट जो हमारा आएगा 2008 के बाद, दैट विल बी, गिव मी अ 1 मिनट, 2008 के बाद आएगा 2010 का पेपर। ठीक है, 2010 है, 11 है, 2012 नहीं है आई थिंक, पर ठीक है, अभी हम 2010 का पेपर लेते हैं इसके कॉन्टिन्यूएशन में। सो गिव मी जस्ट अ 1 मिनट। यस, इज दैट विजिबल? यस, ठीक है। ये हमारा रहेगा ये हमारा रहेगा 2010 का पेपर है। इससे पहले मैं आपको 2002, 2004, 2006, 2008 ये 4 पेपर जो है वन लाइनर में करा चुकी हूँ। 2010 का पेपर अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सेम 75 मिनट्स रहेंगे, मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे आपके 100 रहेंगे। ठीक है जी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे ही क्वेश्चंस जो होंगे 50 MCQs, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी हैं। ठीक है, तो हियर वी गो, बस। So here we have the very first question है, children would never receive punishment as such, बच्चों को कोई punishment नहीं मिलती as such, and it could always come as the natural consequence of their faults। उनको naturally ही जो है गलतियों का पता लग जाएगा, या naturally ही जो है उनके faults पकड़े जाएंगे, तो वो आपका रूसो कहते हैं, क्योंकि रूसो believes in the naturalism। ठीक है, the access जो है, एक्सेस टू द स्कूलिंग बिकम आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू द वैल्यू। अब इसमें क्या आती है कि हमें हर बच्चे को स्कूलिंग देनी है, एक्सेस टू स्कूलिंग देनी है, ये हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, अब कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंगली आपको बताना है, एक्सेस टू स्कूलिंग जब हमें देना है तो दैट बिलोंग्स टू द इक्वालिटी। जब तक इक्वालिटी नहीं होगी, एक्सेस जो होगा टू द स्कूलिंग की तरफ में हमारा जो कदम है वो बहुत ही क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। नाउ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू द आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन एंड परसुएशन। ठीक है, तो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, डिस्कशन की, वो हमारी सॉल्व किससे होती है, डेमोक्रेसी से। दिस स्टेटमेंट एक्सेप्ट्स बाय द फिलोसफी ऑफ डेमोक्रेसी की वी शुड, हमें अंडरस्टैंड द इक्वालिटी, है ना, वी शुड अंडरस्टैंड द ब्रदरहुड फीलिंग। जब तक नहीं होगी
तब तक हम जो भी आर्ग्यूमेंट, डिस्कशंस, पर्सुएशन, ये सब हमारे डेमोक्रेसी में होते हैं। बिकॉज जहां हमारी डेमोक्रेसी ने हर एक को बोलने का अधिकार दिया है, वैसे ही डेमोक्रेसी ये भी सिखाती है कि हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करना है। तो ये डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट्स, दे आर ऑल कम्स अंडर द डेमोक्रेसी। क्लियर? आ जाओ। प्रोग्रेसिव एजुकेशन गाइस, ये डीवी की दी हुई प्रोग्रेसिव है। फर्स्ट वर्ड से ही आपको पता लग जाना चाहिए। प्रोग्रेसिव इन एजुकेशन इज द आइडियोलॉजी है हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डीवी। डीवी ने प्रोग्रेसिविज्म दिया था। Which of the following educational thinkers had a similar educational philosophy? कौन से वेदास, मतलब कौन से ऐसे फिलोसोफर रहे जिन्होंने वेदास और उपनिषद को प्रमोट किया, है ना? एजुकेशनल थिंकर्स कौन रहे थे? वो रहे तुम्हारे विवेकानंद जी, जिन्होंने बहुत ज्यादा वेदास को प्रमोट किया था। फिलोसॉफिकल एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? फिलोसॉफिकल, हाई लॉजिक होना चाहिए, लो इम्पल्सेस होने चाहिए। तो तभी हमारा जो है फिलोसफी वर्क करेगी कि हाईली लॉजिकल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट करती है? दैट वुड बी योर नेचुरलिज्म। क्योंकि आइडियलिज्म जो है बिलीव इन ओनली आइडियाज इज द सुपीरियर। pragmatism ओनली दोज आइडियाज दैट मस्ट हैव अ यूटिलिटी बेस्ड होना चाहिए, मतलब यूजफुल होना चाहिए, बच्चों का नहीं पता। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल है ये, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है मोस्ट करता है। यहाँ चाइल्ड होता है कि बच्चा जो सीखना चाहता है, जहाँ जाना चाहता है, जो लर्न करना चाहता है, इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। Who emphasized the idea of education through productive labor? प्रोडक्टिव लेबर की बात गांधी जी ने की थी, तभी उन्होंने क्राफ्ट एजुकेशन दिया। द नेम ऑफ कपिला एंड पतंजलि इज एसोसिएटेड विद दी, हमारी जो कपिल जी हैं, कपिला जी हैं, वो सांख्य से बिलोंग करते हैं, पतंजलि जो है वो योगा से बिलोंग करते हैं। A school facilitates the students for an activity of environmental protection, कि स्कूल क्या कहता है बच्चों को कि फॉर द एक्टिविटी, एक्टिविटी समझ रहे हो कि हमें एक्टिविटी करनी है, और एक्टिविटी अगर हम बच्चे को करा रहे हैं तो दैट कम्स अंडर द प्रैग्मेटिक अप्रोच, राइट? आइडियलिज्म में तो प्री डिस्क्राइब प्री डिटरमाइंड आइडियाज होते हैं जो हम लोग लेक्चर मेथड के थ्रू बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं। फिनोमेनोलॉजिकल है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है प्रैग्मेटिज्म, जहाँ पे हम एक्टिविटीज करके देखते हैं। विच फिलोसफी एडवोकेट्स दैट टीचर को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना चाहिए? दैट मस्ट बी आइडियलिज्म। अमंग फोर जो है पुरुषार्थ, जो हमारे चार पुरुषार्थ में रिकॉग्नाइज्ड बाय द एशियन इंडियंस, जो हाईएस्ट वैल्यू रखता है वो है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष के बाद तो कुछ है ही नहीं, मोक्ष प्राप्ति ही हाईएस्ट वैल्यू में आता है। इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इज रिलेटेड टू, अब यहाँ पे एडिक्वेट ईगो या इनएडिक्वेट ईगो, इनके बीच में हमारा जो सेल्फ है वो घूमता है ना, इनके बीच में सेल्फ घूमता है। द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिंग नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ द स्कूल इज कॉल्ड द सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर पैटर्न, ये सब जो प्रोसेस में आता है वो हमारे सोशलाइजेशन का ही एक पार्ट है। विच वर्ण, कौन सा वर्ण है वॉज लुकिंग फॉर एजुकेशन की बात करता है? वो हमारा ब्राह्मण वर्ग है, हमारा ब्राह्मण वर्ग ऐसा है जो कि एजुकेशन की तरफ जाता है, एजुकेशन को मानता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एजेंट टू ऑफर द चेंज इन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में चेंज आना चाहिए, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट कह लो, फैसिलिटेटर कह लो, वो हमारी एजुकेशन है। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या है? लर्निंग द वे ऑफ अ ग्रुप, लर्निंग द वेज ऑफ द ग्रुप, सोशलाइज कैसे होते हैं। सोशल स्ट्राटाफिकेशन, मतलब हमेशा ऐसा होता है कि सोशलाइजेशन को हमेशा फॉलो करता है ये सोशल स्ट्राटाफिकेशन, फिर सोशल चेंज का क्वेश्चन आता है, तो ये एक पैटर्न में चलते हैं। तो स्ट्राटाफिकेशन क्या है? एक हिरारिकल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप है, उसका ये है, उसका ये है, उसके दो ग्रुप्स हैं, उसके तीन ग्रुप्स हैं, तो ये एक तरह का हिरार्किकल जो आपका एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वो एक स्ट्राटाफिकेशन में आता है। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ चेंज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे मोस्ट वही इफेक्टिव जो हमारा सोशल चेंज लाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी कि इंडिया में जो सबसे भारी हमारा सोशल चेंज आता है वो एजुकेशन से आता है। एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इन द स्टडी ऑफ एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही स्टिल पूछा जाता है, ये तो फिर मैं 2010 का पेपर आपको करा रही हूँ, लेकिन स्टिल 2024 तक क्वेश्चन पूछा जाता है। When individuals belonging to the various cultures learn from the cultures of one another, जब हम एक दूसरे के कल्चर से सीखते हैं वन अनदर, तो वो अकल्चरेशन कहलाता है। ये भी मैंने आपको कराया थोड़ी देर पहले। VEC vocational education and PTA physical teacher have been created a forge
एंड स्ट्रेंथन लिंकेज क्रिएट करता है किस चीज के बीच में, कम्युनिटी एंड स्कूल के बीच में। जेंडर इज अ फॉर्म ऑफ डैश डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। जेंडर क्या बनाता है, एक बायोलॉजिकल डिफरेंस बनाता है ना। हम साइकोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजी से ज्यादा बायोलॉजिकल है। मैन और वुमेन के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज मोस्टली सोशियो बायोलॉजिकल है। 24 में आती है यूज ऑफ फोक टेल सॉन्ग, म्यूजिक, डांस, लोकल आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी कल्चरल बेस्ड पैडागोजी में आती हैं। इसमें आती हैं कल्चरल बेस्ड पैडागोजी में। 25 में आते हैं कास्ट इज द सिस्टम ऑफ। कास्ट में क्या होता है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये आपका एक सोशल रिलेशन बनाती है, ठीक है। नहीं, कास्ट इज द सिस्टम ऑफ, इसमें मुझे क्वेश्चन में डाउट है, जस्ट Caste is the system of options are social stratification, option 2 religious stratification, option 3 social relations, option D socio-economic stratification. Yes. कास्ट इज अ सोशल स्ट्राटिफिकेशन आएगा गाइस यहाँ पे ना, इसका ए आंसर लगाना। कास्ट इज अ सोशल स्ट्राटिफिकेशन है। एंड इंडिविजुअल्स का पोटेंशियल जो रहता है, एबिलिटी टू एक्वायर अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज या स्किल को एक्वायर करना, दैट इज कॉल्ड योर एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। जब हम कोई एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं उसमें हम किस चीज़ का देते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज है हमारे पास या कोई ऐसी स्किल है, उसका हम लोग टेस्ट देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिमांड होम, रिमांड होम किस लिए होता है, रिहेबिलिटेशन के लिए होता है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, openness to experience, internal locus of evaluation, ability to play with the elements and concepts are closely associated is called the creativity। हमेशा ओपन होना चाहिए एक्सपीरियंस लेने के लिए, ठीक है, इवेल्युएशन करने का पॉइंट, एंड एबिलिटी टू प्ले विद द एलिमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लोजली टू द क्रिएटिविटी, वेरी क्लोजली। क्वेश्चन नंबर है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द मेंटल डिसिप्लिनरी, जो है लर्निंग। तो यहाँ पे आपको क्या बोला कि लर्निंग जो है, अगर हम मेंटल डिसिप्लिनेरियन लर्निंग कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, चेंज और रीऑर्गेनाइजेशनल इंसाइट, मैटर ऑफ स्ट्रेंथनिंग द फैकल्टीज ऑफ माइंड, कि हमारे माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको स्ट्रेंथन करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तभी हमारी जो है मेंटली हम लोग क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। मेंटली क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। हु डेवलप दी वोकेशनल इंटरेस्ट बैंक, किसने बनाया था, दैट इज गिवन बाय दी के स्ट्रॉन्ग। ये याद करने वाली बात है, कर लीजिएगा। मॉडरेट लेवल जो है मेंटल रिटार्डेड स्टूडेंट्स का फैब्रिकेशन वर्क कराया जाता है, मतलब आपको जो कर सकता है ये काम जो है, फैब्रिकेशन वर्क अपना वोकेशनल कर सकता है। प्री एसोसिएशन जो है हमारा, दैट इज दी साइको ड्रामा, साइको ड्रामा, जस्ट मिनट। Pre-association was originated as a technique of option 1 is psychoanalysis, option 2 psychodrama। हाँ जी, बिल्कुल मैं वही कहना चाह रही थी, दैट इज योर साइको एनालिसिस है जो कि फ्लूइड ने दिया था। इसके अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल आर एनकरेज टू से वट एवर कम्स टू द माइंड एंड without filtering it or without regardless of how irrelevant it might seem, how understood that the free association is called person is free, persons are individuals कह सकते हो, individuals are encouraged to say whatever comes to the mind without filtering it, or or regardless of how irrelevant it
might seem, how irrelevant. So this technique aims to uncover the unconscious thought, desires, and conflict that was bypassing the conscious mind of difference that comes over the जो है डिफरेंस. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी जो डेफिनेशन अभी मैंने आपसे डिस्कस की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइको एनालिसिस में जो हमारी फ्री एसोसिएशन टेक्निक आती है वेयर individuals are encouraged to say whatever comes into their mind without filtering it, or regardless of regardless of uh, how irrelevant it might seem. Clear? Now 32 पे आओ. अभी हमने इसमें दो सही किए हैं तो मैं इसको करूँ. A reinforcer. A reinforcer is the stimulus है, the presentation or removal of which increase the probability of response being reported. तो हाँ, ये ऑपरेंट, ये कंडीशनिंग की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे कि स्टिमुलस जो होता है, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन और उसका जो रिमूवल. आप स्टिमुलस दिखा रहे हो, आपने बेल बजाया, आपने फूड दिखाया, ये सब स्टिमुलस वो क्या करता है, हमारे रिस्पॉन्स को कितना रिपीट करना है और या कितना इंक्रीज करना है ये बताता है. तो ये हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग है जिसमें ये पूरा थॉट आता है. द थ्योरी ऑफ हिरार्की ऑफ नीड्स वाला हमारा नीड्स जो है ना, हिरार्की ऑफ नीड्स को मास्लो में दिया है जिसमें सबसे नीचे आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड द अपर मोस्ट इज सेल्फ रियलाइजेशन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रिंसिपल नहीं है. अगर आपने पूरी थ्योरी पढ़ी होगी तो जनरलाइजेशन, एक्सटिंक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन ये तीनों चीजें ही आती हैं हमारे, लेकिन एस्टिमुलेशन नहीं आता. ठीक है. हु गेव टू फैक्टर थ्योरी? हर्ट्सबर्ग है टू फैक्टर थ्योरी देने वाले. डिफरेंस बताना है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में. एजुकेशन एक नॉर्मेटिव रहती है, साइकोलॉजी डिस्क्रिप्टिव रहती है. हाँ, ये वाला पॉइंट हो सकता है बिल्कुल. एजुकेशन इज नॉर्मेटिव एंड साइकोलॉजी इज डिस्क्रिप्टिव. कमेंट. नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि हमारी एजुकेशन जो है ना बेसिकली क्या करती है, ये एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है. स्टैंडर्ड, एक नॉर्म्स, आइडियल्स जो है किस चीज के लिए, हमारे बिहेवियर के लिए, हमारी नॉलेज के लिए एक बेसिकली नॉर्मेटिव होता है. एक स्टैंडर्ड और नॉर्म्स क्रिएट करना आपका बिहेवियर. वेयर अगर हम देखें दूसरी तरफ तो जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, दैट एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द ह्यूमन फिनोमेना, ह्यूमन बिहेवियर as it actually is, so without necessarily describing how it should be. So it focus only the observing, analyzing and documenting how individuals think, how individuals feel, how individuals behave in a very different situations. So basically education jo hogi, that is the normative part, and the psychology has a very descriptive part that describes the behavior, that describes the thinking, feelings and whatever. Okay. इन एक्सपेरिमेंटल द वेरिएबल जो है विच इफ नॉट कंट्रोल, अगर हम वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, इज लाइकली टू कंफाउंड द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इट टर्म्स एज इंटरवेनिंग, कि दोज वेरिएबल्स जो क्या करते हैं इफ नॉट कंट्रोल. इंटरवेनिंग वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. इंटरवेरिएबल को हम लोग मेडिएटिंग भी बोलते हैं. मेडिएटिंग वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली, ये हमारे रिलेशनशिप जो है हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आ जाते हैं एज अ मीडिएटर की तरह और इन्फ्लुएंस करने लगते हैं. कैन नॉट बी मेजर्ड, जो हमारे इंटरवेनिंग होते हैं ना, दे आर कैन नॉट बी मेजर्ड, और कैन नॉट बी मेजर्ड प्लस दे इन्फ्लुएंस हमारे जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को दोनों को ही इन्फ्लुएंस भी करते हैं. प्लस दे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, प्लस दीज आर द मीडिएटर ऑफ द कॉजल इफेक्ट्स का मीडिएटर करते हैं. मतलब ये इंटरवेनिंग वेरिएबल हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन बोथ द वेरिएबल, बट इट इज नॉट डायरेक्टली manipulated, but this is the key factor in understanding the mechanism.
सो दिस इज नॉट दैट डायरेक्टली मैनिपुलेटेड, हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वी आर कैन नॉट बी मेजर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये इन्फ्लुएंस जरूर कर जाते हैं हमारे। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक पर्सन की बात करती हूँ, इंडिविजुअल की बात करती हूँ, तो एंजाइटी समझते हो, एंजाइटी जो है हम कैन नॉट बी मेजर्ड बट इट इन्फ्लुएंस दी वेरिएबल्स, जैसे अगर आप इमेजिन करो, ये एक और इमेजिनेशन बताती हूँ, इंटरवेनिंग वेरिएबल कुड बी, जैसे एक आपका इन्वेस्टिगेशन बताती हूँ, इमेजिन करिए एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी होनी है जहां पर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि जो एक्सरसाइज है, गाइस जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हेयर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, एक्सरसाइज ऑन मूड इम्प्रूवमेंट, हमारी जो मूड होते हैं उसको इम्प्रूव करता है, सो दिस इज द डिपेंडेंट, एक्सरसाइज पे बिलीव करती है। अनदर इसमें अगर आप जो आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल है वो यहाँ पे आता है इंडोर्फिन। अभी इंडोर्फिन क्या है, इंडोर्फिन क्या है, ये एक तरह का इंटरवेनिंग वेरिएबल है, एक तरह का हार्मोन्स आप कह सकते हो, कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं, इंटरवेनिंग कुड बी द एंडोर्फिन लेवल होता है, एज एक्सरसाइज लीड्स टू द इंक्रीज्ड एंडोर्फिन प्रोडक्शन व्हिच इन टर्म्स इंप्रूव्स द मूड, कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा एंडोर्फिन नामक जो सिक्रीट होने लगता है जो हमारे मूड को बहुत अच्छा करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर उसका हाउ इट इफेक्ट्स, अगर वो कम है ज़्यादा है क्या रिलेशनशिप है, लेकिन इसके बिना मूड भी अच्छा नहीं होएगा, तो ये एक ऐसा इंटरवेनिंग वेरिएबल है दैट इन्फ्लुएंस बोथ द वेरिएबल बट कैन नॉट बी मेजर्ड, कि कितना आएगा कितना नहीं, जैसे मैंने अभी आपको एंजाइटी बोला कि कितना गुस्सा आएगा, कितना आपका लेवल शांत रहेगा, ये एंजाइटी इज द इंटरवेनिंग वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस बोथ द वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस cannot be measured, plus cannot be manipulated also, ठीक है। So these are the intervening variables. Now question 39 है, the emphasis on the internal criticism जो है, मैंने अभी पहले भी बताया था, जो एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है, तो अब हमारा जो यहाँ पे किस चीज़ की बात है, जो इंटरनल क्रिटिसिज्म रहता है, इंटरनल क्रिटिसिज्म रहता है, तो हमारा ऑथेंटिसिटी को डिनोट करता है कि हाउ ऑथेंटिक, और हमारा जो एक्सटर्नल रहता है हाउ मच एक्यूरेटली दे आर, एक्यूरेसी, इसको आप ऐसे कर सकते हो जैसे इंटरनल क्रिटिसिज्म एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, ठीक है। इंटरनल में आपका आता है, इंटरनल में आपकी आती है ऑथेंटिसिटी, तो आई ए से आप कर सकते हो, ऐसे दोनों ही आ पाते हैं, ऑथेंटिसिटी, और एक्सटर्नल जो रहता है बाहरी उसको आप एक्यूरेट कर सकते हो, ठीक है। ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी एंड होमोजेनिटी ऑफ द डेटा जो है हमारा इक्वल टू द जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाता है, अगर डेटा ही होमोजीनियस है तो डेविएशन की संभावना ही नहीं होती, तो वो जीरो चला जाएगा। एट व्हाट स्टेज ऑफ रिसर्च में जो स्टडी है रिलेटेड लिटरेचर की इज लीस्ट रिलेवेंट होती है, होती है हमारे डेटा एनालिसिस में, इन द डेटा, जब भी ये भी क्वेश्चन रिपीट है आपका गुजरात सेट में, कि कौन सी स्टेज ऑफ द रिसर्च में जब हम रिलेटेड लिटरेचर की स्टडी करते हैं कि ये बुक है ये, तो लीस्ट रेलिवेंट होती है इन द एनालिसिस में। नाउ अ सैंपल इज सिलेक्टेड यूजिंग द नेम्स ऑन अ लिस्ट, ठीक है। आपके लिस्ट में मैंने नाम लिख रखे थे, उसी के हिसाब से मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया, द इनिशियल नंबर, ओके, जो है इनिशियल फ्रॉम द फर्स्ट 15 ऑन द लिस्ट एंड एवरी 50th नेम जो होगा वो उस पर पॉइंट किया जाएगा, तो ये एक तरह का सिस्टमैटिक होता है जहाँ पे आप एवरी 50 जो है आप 15 वाला जो पर्सन है वो एग्जाम्पल में ले लोगे। Whenever a tool is developed for measuring affective domain variable during the item test, only हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को हम कैलकुलेट करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने अभी आपको बताया था, एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली आपका एक प्रिडिक्टिव टेस्ट वैलिडिटी होता है, जहाँ पे आपको ये, जैसे आप मान लीजिए आपने कोई एक कला हासिल किया, डांस फॉर्म किया है, वट एवर द स्किल्स यू आर अप्रोचिंग, उस स्किल में आपके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया है, वो टेस्ट आपकी प्रिडिक्शन करेगा कि आप इस टीचर बनने लायक हो या नहीं हो, या आप इस पोस्ट के लायक हो या नहीं हो, तो वो एक प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में आता है। इन ऑर्डर टू एनालाइज द डेटा थ्रू काई स्क्वायर, जब भी हम काई स्क्वायर के लिए करते हैं तो सबसे पहले तो हम नॉमिनल स्केल पे करते हैं और फिर हम कार्डिनल स्केल पे, जब भी तो फिर नाम आएगा तो नॉमिनल स्केल पे आएगा, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। A researcher measures the achievement of 50,
A researcher measures achievement of 50 students and found its mean equal to 15. Now each achievement score is increased by 10. What will be the new mean? सो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो ओरिजिनल मीन था, ओरिजिनल आपका जो मीन रहा वो था 15, जो कि फिर आपका इंक्रीज जब आपने किया, इंक्रीज ईच स्कोर को, हर एक स्कोर को आपने 10 से इंक्रीज कर दिया, तो आपका न्यू मीन क्या रहेगा? फॉर्मूला क्या होता है न्यू मीन का? ओल्ड वाला मीन प्लस जो इंक्रीज हुआ है, तो ओल्ड यानी कि 15 प्लस वही 10 होके आपका 25 आ जाता है, तो नया मीन आपका क्या रह जाएगा? अपन 25। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो अल्फा एरर होती है, अल्फा एरर जो होती है वो आपकी डिक्रीज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिक्रीज कर देती है। ये भी तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप टिक कर सकते हो। ठीक है, बिलो आर गिवन द फ्रीक्वेंसीज इन थ्री इक्वल सब ग्रुप्स। Below are given frequencies in the three equal subgroups of the distribution, each from left to right. Which one is this normal distribution if n in each case is 1000? पता नहीं गाइस, ये वाला बाद में देखते हैं। द टर्म वन वे एनालिसिस जो है, वन वे एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस का मीन्स दैट द एनालिसिस हैज ओनली वन। जब भी हम वन वे की तरफ जाते हैं, है ना, वन वे में तो क्या ही होगा, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होगा। लास्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी लॉ प्रिंसिपल्स को जब हम अप्लाई करते हैं, मतलब स्पेसिफिक सिचुएशंस में, इन द इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। पर गाइस एप्लीकेशन जो रहता है वो तो हमारा अप्लाइड होता है, फॉर्मेशन लिखा होता तो मैं प्योर कर सकती थी, बट हियर वी हैव द एप्लीकेशन। सो दिस इज द अप्लाइड रिसर्च, दिस इज अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, सो गाइस, यस, सो तो ये जो पेपर है दैट इज, आप देख रहे हो, ये पेपर है 2011 का। ठीक है, ये पेपर रहेगा हमारा 2011 का। इससे पहले मैं आपको करा चुकी हूँ 2002 से लेकर 2003, आई थिंक 2004, 2006, 2008, इवन 2010, ये सारे पेपर्स मैं आपको करा चुकी हूँ, इन्हें वन लाइनर है। अब अभी यस 2011 करेंगे फॉर अ फ्रीक्वेंट, वेरी फ्रीक्वेंट वे में। ठीक है, ताकि दिस इज द लास्ट मिनट रिवीजन सेशन, तो इसीलिए मैं आपके साथ कर रही हूँ। विच इज़ द नैरोवेस्ट नोशन ऑफ द एजुकेशन का सबसे नैरोवेस्ट क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन देता है, दिस इज जस्ट अ नैरोवेस्ट। द नेचर ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी का नेचर रहता है तो एनालिटिकल बेस, ये याद रखिएगा। इस फिलोसफी को ना कई बच्चे क्या समझते हैं, ये सिर्फ एक थ्योरी बेस्ड होता है या थ्योरेटिकल, नहीं, ये एक एनालिटिकल बेस होता है। ठीक है, क्या होता है? एनालिटिकल बेस। नाउ द व्हाट इज द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म होता है जो द गवर्नमेंट या जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलाउ अस टू फॉलो आवर रिलीजन, आवर जो है बिलीव्स, इन सबको करने का हमें अधिकार है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देखता है कि नेशनल जो करिकुलम है शुड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलीजन कॉम्पोनेंट्स, नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे मोस्टली आपको जो कॉन्फिडेंस दे रहा है वो ये है। वाई डज अ टीचर एजुकेटर नीड टू स्टडी फिलोसफी? टीचर एजुकेटर को फिलोसफी क्यों पढ़ना है? ताकि वो एक अच्छे पेडागोजिकल की जजमेंट कर पाए। ठीक है, एक अच्छे पेडागोजिकल को देख पाए कि इस तरह से जो है अगर ये कंटेंट पढ़ाना है या अगर इस तरीके से पढ़ाना, तो कौन से पेडागोजी जो है वो ज़्यादा मोस्टली आपकी काम करेगी। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म क्या होता है? द फिलोसॉफिकल प्रेमाइसिस है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, दैट इज गिवन बाय द मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, मार्क्सिज्म ने ये प्रेमाइस दिया था, डायलेक्टिकल डायलेक्टिक मटेरियलिज्म।
Dialectic materialism given by Marxism. बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है कार्ल मार्क्स और इवन आपके हमारे जो है फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, इन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि जो मटेरियल कंडीशन होगी वो शेप अप होती है सोसाइटी में एंड डेवलपमेंट आता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट। मान लीजिए सोसाइटी में एक कॉन्फ्लिक्ट आया है या चेंज आता है, उस दौरान पे जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, जैसे जैसे चेंज सोसाइटी में आता है, वैसे वैसे जो मटेरियल कंडीशंस होती हैं वो शेपिंग अप होती हैं उस सोसाइटी में। तो ये होता है हमारा मटेरियलिज्म में कि जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, फिर उस तरीके से जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो मटेरियल चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, शेप अप होती हैं, शेप में आती हैं। यहाँ जो डायलेक्टिक्स का मतलब आ रहा है, ये जो यहाँ पे ये देखो द्वंद्वात्मक है ये आप अगर इंग्लिश में ना समझ पाओ, हिंदी में जरूर पढ़ना। द्वंद्वात्मक का मतलब होता है देयर इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन, थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब समझ में आया डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का क्या मतलब है? दिस मीन्स, ठीक है, इसका आ जाएगा आपका मटेरियलिज्म। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटाफिजिकल एम? मेटाफिजिक्स हमें बताता है रियलिटी के बारे में, है ना। रियलिटी ऑफ द एम क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? तो एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ये हमारी सच्चाई क्या है, हमारी जो है लाइफ की सच्चाई क्या है? दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। नेक्स्ट वन है डैश इज द एजेंट, डैश इज अगेंस्ट द बुकिश। बुकिश नॉलेज के अगेंस्ट कौन है? हमारे नेचुरलिज्म है। फिर आते हैं इस्लामिक एजुकेशन। इस्लामिक एजुकेशन डज नॉट प्रोफेस। इस्लाम की एजुकेशन जो है वो सर्च फॉर अल्टीमेट ट्रुथ की नहीं, पीस की तलाश में जाती है, ब्रदरहुड की तलाश में जाती है, प्योरिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाती है। लेकिन एक अल्टीमेट ट्रुथ क्या होना चाहिए, ये लाइफ का गोल नहीं है इस्लामिक एजुकेशन में। दिस इज ऑल्सो वेरी unique question था। Which of the following is an educational implication of logical empiricism? Logical empiricism का मेन एजुकेशनल जो इम्प्लीकेशन है वो क्या है? एक केयरफुल स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस शुड गाइड आवर बिहेवियर। हमारे बिहेवियर को गाइड करना चाहिए, वो लॉजिकल में आता है। द टीचर हु फेमिलराइज करती है अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रिडिकेमेंट ऑफ लाइफ से, ठीक है, कि लाइफ में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आपकी लाइफ में ऑप्शंस होने चाहिए। तो जो आपको लाइफ में समझाती है, लाइफ के बारे में समझाती है, वो एक एग्जिस्ट जो होती है टीचर होती है। हु बिलीव्स इन द मैटर एंड स्पिरिचुअलिटी? ऑरबिंदो। हु बिलीव्स in the matter and society? That is the Aurobindo. According to Buddhism, the world can be understood. हमारे जो है yes, so yes, I'm clicking it. The teacher who familiarizes, हमने 10th कर लिया था ना, प्लेसमेंट्स है। Okay, according to Buddhism, according to the Buddhism, the world can be understood through
फर्स्ट ऑप्शन लॉ ऑफ पोजेशन, सेकंड ऑप्शन एट फोल्ड पाथ, थर्ड ऑप्शन है डिवाइन ग्रेस, एंड डी इज द ऑल ऑफ द अबव. As we all जब आपको क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द वर्ल्ड कैन बी अंडरस्टूड. हम वर्ल्ड को अंडरस्टूड करने की बात करते हैं तो वो लॉ ऑफ पोजेशन आता है. ठीक है. एट फोल्ड पाथ जो है वो जीने का तरीका सिखाता है कि हाउ टू लिव. तो वो एट फोल्ड पाथ सिखाता है. लॉ ऑफ पोजेशन आपको सिखाता है कि वर्ल्ड कैन बी अंडरस्टूड थ्रू, कि हम संसार को कैसे समझ सकते हैं. तो नॉन डुअलिस्ट जो फिलोसफी है वन इज अल्टीमेट गोल ऑफ द एजुकेशन पे बिलीव करते हैं नॉन डुअलिस्ट वाली, कि सिर्फ एक ही गोल है हमारी एजुकेशन का. which is the primary group of the society, that is the family. Which of the following is not related with the concept of educational sociology, यानी कि कास्ट. हमारी जो कास्ट होती है ना वो हमारी सोशियोलॉजी के रूल्स को नहीं मानती है, तो इसलिए कास्ट आएगा. अपर कास्ट लोअर कास्ट काफ़ी रिजिड जो है पॉइंट रखते हैं. एंड इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो है इंटेंडेड टू प्रोवाइड द फेयर सिस्टम, कि फेयर सिस्टम रखा जाए. एवरीवन गेट द चांस ऑफ एजुकेशन, एक्सेस टू द एजुकेशन. सोशल थिंकर्स इक्वेट द एजुकेशन को विद इंस्टीट्यूशन लर्निंग के साथ में उसको इक्वेट करते हैं. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आता है हमारा. पॉजिटिव अगर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं दैट इज द इक्विटी ऑफ द एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, कि हमारा मतलब क्या होता है कि इक्विटी देना. ठीक है. अपॉर्चुनिटीज में विच ऑफ द इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ द सोसाइटल मॉडर्निटी. अब हमारे डेमोक्रेटिक जो एटीट्यूड हमारे रहता है कि प्रज्वल की फीलिंग हो, एकता की भावना हो, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी सोसाइटी की मॉडर्निटी को नहीं के अंतर्गत रखती है. जहाँ पे अगर हम जैसे मॉडर्न सोसाइटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट है, इसको हम मॉडर्नाइज समझते हैं. लेकिन जो हमारा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होता है उसको हम डेमोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन में काउंट ही नहीं करते हैं. ठीक है. द सिस्टम डायरेक्टेड बाय वन सिंगल पर्सन, जब वन सिंगल होता है तो वो ऑटोक्रेसी में आता है. सोशल जो चेंज है प्राइमरी मीन्स द चेंज इन द सोशल इंस्टीट्यूशन, की जो भी चेंजेस आते हैं वो इंस्टीट्यूशन से. थ्रू सोशलाइजेशन Through socialization of the individual, develop the affiliative tendencies towards other individuals and could develop the unconditional acceptance, save the individual from the prejudice of the other people and develop with affiliative and unconditional tendencies. ये हमारे अंदर सोशलाइजेशन क्या होता है कि हम किसी को जज ना करें, मतलब हम किसी तरह की अदर जो है अनकंडीशनल टेंडेंसीज को पनपने ना दे. एकता ब्रदरहुड की भावना जो है, डेमोक्रेसी की भावना जो है वो सोसाइटी में प्रिवेलेंट होने दें. Which one of the following is not the attribute of culture? Culture attribute मतलब वो कल्चर जो होता है वो इननेट नहीं होता है, शेयरेबल हो सकता है. मैंने किसी और का कल्चर जो है ना, मैंने वेस्टर्न कल्चर अपनाया हुआ है, ट्रांसमिट हो सकता है, लर्न किया जा सकता है, लेकिन उसको इननेट नहीं, कोई बचपन से ही पैदा होके नहीं आता, इननेट नहीं होता है अंतरात्मा. सोशल स्टार्टिफिकेशन क्या होता है? सोशल स्टार्टिफिकेशन इज द स्ट्रक्चर्ड सोशल इक्वालिटी होती है एक तरह की. ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल स्टार्टिफिकेशन क्या होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर्ड सोशल इक्वालिटी. ठीक है. नाउ which is the helpful to know the socialization of the people. What is helpful to know the socialization of the people? This is the non-academic interaction. Okay. Now, educational psychology seeks to provide satisfactory solutions, except
हमारी साइकोलॉजी जो है, एजुकेशन साइकोलॉजी, वो कुछ सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशंस को ढूंढ रहे हैं एक्सेप्ट वाई ऑफ एजुकेशन। मतलब हमारी साइकोलॉजी व्हाट में भी डील करती है, हाउ में भी डील करती है, व्हेन में भी डील करती है, लेकिन वाई ऐसा क्यों है, वाई में नहीं करती है। सोल्यूशन जो है वाई में नहीं करती है। टीचर शुड बी सेंसिटिव होने चाहिए टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बीच में। क्यों? क्योंकि ये एक आपके साइको जो है आपके सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में गिने जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर। जब हमारी टेक्सोनॉमी होती है, बहुत सिग्निफिकेंटली अचीवमेंट है एज एन दी ऑफ शूट। किसलिए होती है ये हमारी बिहेवियर की? ये हमारे बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का पार्ट है। बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का पार्ट है। अरेंज करना है इनको सिक्वेंशियल ऑर्डर में, लोअर से लेकर हायर तक। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग आता है, फिर उसको अप्लाई करके देखा जाता है, फिर एनालिसिस आता है, एंड देन उसके बाद नहीं हाँ बी हो गया, फिर सी आता है, फिर उसके बाद आपका सिंथेसिस आता है। नाउ द फिनोमिना ऑफ फॉरगेटिंग, जो बच्चे भूल जाते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो उनको क्या मतलब, नहीं, फिनोमिना ऑफ फॉरगेटिंग वाज स्टार्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा था फॉरगेटिंग के ऊपर। तो वो थे हमारे एबिक हॉस। कौन थे वो? एबिक हॉस। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 31, बिहेवियरिज्म होल्ड्स, बिहेवियरिज्म जो है आपका होल्ड्स दैट एनी टाइप ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स, बिहेवियरिज्म कहता है कि जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, सिक्वेंशियल मास्टरी होती है बिहेवियरल एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, बिहेवियरल एलिमेंट्स के ऊपर एक सिक्वेंशियल मास्टरी होती है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे की थ्योरी को लगाना है। तो सबसे पहले हमारा सेंसरी था, देन सेंसरी, देन आपका आता है प्री ऑपरेशन, सेंसरी प्री ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन, फिर आता है कॉम्प्लीट थ्योरी, एंड देन लास्ट में आता है फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 33 पे। व्हाट डज दी स्पॉन्टेनियस रिकवरी मीन इन क्लासिकल कंडीशनिंग? स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होता है? जब हमने बेल करेक्ट करेक्ट जो रिस्पॉन्स होता है आफ्टर आफ्टर एक्सटिंक्शन। हमारी जब भी स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब होता है जैसे धीरे धीरे, जैसे अगर हमने न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल, अगर हमने बेल के बाद हम लोग फूड दे रहे थे, ठीक है, अगर हमने फूड को मिस कर दिया फिर बेल बजाई, तो हमारा एक्सटिंक्शन हो जाता है। हमने जो कंडीशनिंग किया है उस बिहेवियर की एक्सटिंक्शन हो जाती है। लेकिन अगर हम फिर से बेल के बाद में बेल के बाद में अगर हम फूड देना चालू हो जाएंगे तो वो एकदम से स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी। तो इसका मतलब है करेक्ट रिस्पॉन्स देना अगर हम शुरू कर देंगे वो फिर से रिकवरी पे। नाउ मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल, अब दो थ्योरीज थी हमने जो पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने सीसी और एक थी ओसी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो बेसिकली में एलिसिटेड और एमिटेड का वो रहता है, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में जो होता है वो एलिसिटेड बिहेवियर होता है एंड जिसमें एमिटेड बिहेवियर होता है। So difference between the emitted and elicited behavior. एमिटेड जो एमिटेड जो बिहेवियर होता है वो वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री या स्पॉन्टेनियसली होता है। तो आप एक बार देखो, एमिटेड नहीं, पहले एलिसिटेड करते हैं। एलिसिटेड एलिसिटेड बिहेवियर सबसे पहले तो हमारे सीसी यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है। इसमें क्या होता है सीसी क्लासिकल कंडीशनिंग में, एक तो इनवॉलेंट्री होता है, या इनवॉलेंट्री के साथ में रिफ्लेक्सिवली ट्रिगर्ड बाय द स्पेसिफिक एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एलिसिटेड बिहेवियर वो बिहेवियर होता है इन रिस्पॉन्स, जैसे एक पर्सन है ब्लिंकिंग व्हेन समथिंग मूव्स क्विकली टुवर्ड्स देयर फेस और सेलिब्रेटिंग व्हेन स्मेलिंग फूड। यानी कि जब कोई चीज आपके पास आएगी इनवॉलेंटरली, कोई भी चीज आपको हिट करेगी तो आप रिस्पॉन्स करते हो। क्या करते हो? रिस्पॉन्स करते हो। तो ये एक एलिसिटेड बिहेवियर है। तो ये एक एलिसिटेड बिहेवियर है जो इनवॉलेंटरली होता है या रिफ्लेक्सिटिवली होता है। दूसरे में एमिटेड है जिसमें वॉलेंटरली बिहेवियर होता है, यानी कि स्पॉन्टेनियसली इनिशिएट होता है।
चाइल्ड स्पीकिंग बिकॉज दे वांट अटेंशन, चाइल्ड बोल रहा है क्योंकि वो अटेंशन चाहता है, तो यहाँ पे आपका वॉलेंटरली वो बिहेवियर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, लर्निंग इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन के लिए हम बिहेवियर थ्योरी यूज करते हैं, ZPT, आपको पता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। एंड अ पर्सन विद एवरेज एवरेज IQ और लोअर स्कॉलास्टिक अचीवमेंट विद रिमार्केबल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ये कौन देता है रिमार्केबल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस? कौन देता है? गिफ्टेड बच्चे। गिफ्टेड बच्चे देते हैं। नाउ 38 पे आते हैं। द रीसेंट जो है, रीसेंट व्यू इज दैट इंडिविजुअल जो है MI डिटरमाइंस द लर्निंग। हियर MI रेफर करता है, व्हाट इज द MI इज द मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, देन उसके बाद हम करते हैं उसके ऊपर रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, फिर हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए, फिर हमने कलेक्शन किया, एंड देन लास्ट में हमने ये रिजल्ट्स को फाइंड किया। द इफेक्ट ऑफ द मॉडल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के जो इफेक्ट्स होते हैं ऑन लर्निंग स्टाइल, ये आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। यहाँ आपको बताना है जो लर्निंग स्टाइल होता है वो क्या है, किस तरह का वेरिएबल है। तो वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है कि जो हमारा लर्निंग स्टाइल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? मॉडल ऑफ टीचिंग पे। Yes, in a school, एक स्कूल में a child was found to have behavioral problem है उसको, of not studying या showing unusual behavior। एक बच्चा काफी unusual behavior show कर रहा है, तो what type of studies are more suitable to understand this child? तो इस तरह के बच्चों को समझने के लिए किस तरह की स्टडी लगती है? तो ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं चाहिए, हिस्टोरिकल नहीं चाहिए, डिस्क्रिप्टिव नहीं चाहिए, किस तरह की केस स्टडी है, कि क्या रीजन हो सकता है, क्यों हो सकता है। मतलब केस स्टडी जो होता है वो एक बहुत ही वास्ट स्टडी होती है जो हमारे वॉट, हाउ, सभी तरह के जो है WH के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। 42 पे आप, और रिसर्च जो स्टडी है विच एम्स एट फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम इज कॉल्ड इवैल्यूएशन रिसर्च। एक रिसर्च स्टडी है जो कि ये फाइंड आउट करती है द एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस को, तो वो एक इवैल्यूएटिव रिसर्च में आता है। फॉर कलेक्टिंग द डेटा related to the student achievement in science, one may use the test, टेस्ट यूज किया जाता है एज अ टूल के ऊपर। ठीक है, 44, a researcher जो है obtained achievement score उनको 100 मिला in the grade में, and in order to understand the achievement of the whole group, which descriptive statistics would be suitable? Mean and standard deviation जो है would be used. Now, what is which of the following is the example of directional hypothesis? Directional hypothesis basically there is no. This is the null hypothesis. Academic performance of the boys and girls to differ. It will incomplete to agree. There is no significant. This is also null hypothesis. IQ is positively related है हमारे academic performance के साथ में। ये आपकी directional है, ठीक है, ये आपकी directional है। A researcher wants to study the combined relationship of the academic achievement of the students with their home environment and school environment। अब एक बच्चा है, ठीक है, हमारा एक सैंपल है जिसकी हम अचीवमेंट देखना चाहते हैं, और वो अचीवमेंट किस पे डिपेंड करेगी? उसके एनवायरमेंट पे, जो घर पे मिलता है उसको तो स्कूल पे मिलता है। तो ये किस तरह की स्टडी? मल्टीपल कोरिलेशन स्टडी है, क्योंकि इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। नाउ क्वेश्चन है 48, of the following is a real possibility in educational research में वो है आपका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में हम क्या करते हैं? या प्रिडिक्टिंग सम रिसर्च, या डिस्क्रिप्टिंग, या एक्सप्लेनिंग समथिंग, तो दीज आर ऑल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 2011 पेपर इज एफ टेस्ट। एफ टेस्ट क्या करते हैं? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस among mean scores of more than two groups। जब हम दो ग्रुप्स के बीच में निकालते हैं तो दैट वुड बी टी टेस्ट, लेकिन मोर देन टू ग्रुप्स के बीच में निकालते हैं तो दैट वुड बी योर एफ टेस्ट। आई होप आई एम क्लियर विद द डेट विद द 50 क्वेश्चंस जो है 2011 के। तो थैंक यू सो मच गाइस। इसका नेक्स्ट जो है यानी कि 2012 से ऑनवर्ड्स जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।